95% स्टार्टअप्स जो हैं अपने शुरू के सालों के अंदर ही फेल हो जाते हैं। फार्मेसी की रोजाना जाके झाड़ू भी हम ही लगाते थे। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा चैलेंज था टीम। भाई ये पैसे हैं, ये पैसे मैं लगा रहा हूँ, तू काम करने वाला आदमी है, तू अकेला काम कर भाई, मेरे पैसों को किसी तरह से सिक्योर कर लियो बस। ठीक है, वो उसने दिल में बोला होगा, मुझे नहीं बोला उसने। ये हो सकता है आप चीज़ के एक्सपर्ट हो, पर ज़रूरी नहीं है आप उसके अच्छे टीचर भी हो। तुमने कभी देखा है स्टार्टअप, कभी जेब में पैसे नहीं हो और पता हो कि भाई अगली सैलरी आएगी नहीं आएगी? स्टार्टअप में पैसा चैलेंज है। वो पिच डेक हम एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन समझते हैं, जो कि नॉर्मल प्रेजेंटेशन नहीं होती, कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, इन्वेस्टर आता है, वेरी नाइस, ये बताओ पैसे कितने चाहिए? बोलते हैं 1 करोड़ रुपए चाहिए। बोलता है कितनी वैल्यू चाहिए? बोलता है यार 5 रुपए चाहिए। बोलता है ये तुमने कैसे लगाया? इंशाल्लाह ताला मतलब मार्केट रिसर्च एब्सेंट होती है। आपने सही पकड़ लिया। आपको पता है क्योंकि आप फाइनेंस के गुरु हो ना, आपको मेरी टीम में होना चाहिए। इसको पता है नहीं होगा, नंबर्स पे तो नहीं होगा, अब्बू के बैंक अकाउंट से निकाल के दे सकता है। अक्सर लिंक्डइन पे मुझे कांटेक्ट करते हैं लोग, हम आपके लिंक्डइन फॉलोअर फला लाखों तक कर देंगे। मैंने कहा तेरे खुद के तो 940 हैं। पाकिस्तान शार्क टैंक में भी अगर जाना हुआ, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? कि इंसान को अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खान नहीं समझना चाहिए। बाइकिया, सेहत कहानी और हुक्म जनाब, यार देखो यार, दे आर मेकिंग मिलियंस एंड बिलियन डॉलर्स। नेटवर्किंग की कितनी इंपॉर्टेंस देखते हैं बिजनेस में? अब मैं जा रहा रास्ते में ना, रिक्शे के पीछे लिखा रिक्शा एडवर्टाइजिंग के लिए कांटेक्ट करें। मैंने कहा यार ये कितनी बाप टेक्नोलॉजी आ गई, ये तो मुझे लाइव भी दिखा रहा है। सोशल मीडिया पे तो लगता था कि सुनता है, ये रिक्शे कब से सुनने लग गया भाई। पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर इन जनरल सर्विस बेस्ड प्लेटफॉर्म्स का क्या फ्यूचर देखते हैं? आज तक एक नई लर्निंग होती है, कभी टैक्स हमें कुछ सिखाता है, कभी टेक हमें कुछ सिखाता है। मैं कोई BBA, CBA, MBA नहीं करता, क्योंकि मुझे तो ये पता है कि यार अगले आने वाले दिन में इसका कोई वैल्यू दिख नहीं रही है। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जो स्टेबल जॉब के कंफर्ट जोन को छोड़कर एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में कदम रखता है। एक वेल सेटल्ड जॉब, स्टेबल इनकम और एक एस्टेब्लिश्ड लाइफस्टाइल को छोड़कर एक नामालूम सफ़र शुरू करना कितना मुश्किल था। ये सफ़र एक कैरियर डिसीजन नहीं था, बल्कि एक इमोशनल और फाइनेंशियल रोलर कोस्टर भी था। ये कहानी सिर्फ एक स्टार्टअप शुरू करने की नहीं, बल्कि गिरने, संभलने और हर गलती से सीखने की है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शेख एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द नेशकास्ट। मैकेनिक उस्ताद का आइडिया हो या नए नए वेंचर का सफ़र, हर जगह एक नया चैलेंज, एक नया लेसन और एक नए पर्सपेक्टिव ने जन्म लिया। हमारी मुलाकात हो रही है खिज़र अहमद से, जो सिर्फ एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं, बल्कि मल्टीपल स्टार्टअप्स के फाउंडर, बिजनेस कंसल्टेंट और यूनिवर्सिटीज़ में एंटरप्रेन्योरशिप सिखाने वाले एक पैशनेट मेंटर भी हैं। कासिब, हुक्म जनाब, दो सफ़र और अर्बन अफसर जैसे इनोवेटिव वेंचर्स के पीछे जो विजन और मेहनत है, वो आज हम खिज़र अहमद से जानने वाले हैं। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर सिर्फ एक अच्छा आइडिया होने से सक्सेसफुल नहीं होता। कैश फ्लो, मार्केट रिसर्च और नेटवर्क बिल्डिंग जैसे फैक्टर्स भी उतने ही ज़रूरी हैं जितना एक अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस। खिज़र अहमद हमें बताएंगे कि कैसे उन्होंने फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का सामना किया, कैसे फैमिली कंसर्न्स को एड्रेस किया और कैसे नेटवर्क और मेंटरशिप ने उनकी जर्नी को रीशेप किया। ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं, बल्कि हर उस शख्स की कहानी है जो जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप के बीच के इस लंबी डिबेट का हिस्सा रहा है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि एक सिक्योर जॉब छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करें या नहीं, अगर आपको भी फेलियर से डर लगता है या अगर आप भी एंटरप्रेन्योरशिप के असल चैलेंजेस को जानना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। आज हम सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी नहीं सुनने वाले, बल्कि एक माइंडसेट सीखने वाले हैं जो सिर्फ बिजनेस नहीं, जिंदगियां बदलने की ताकत रखता है। सो लेट्स डाइव इनटू इट। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। और अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगता है, तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें, ताकि वो भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट से फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि जॉब छोड़ के बिजनेस में आने का कैसे आपके जहन में आया? जॉब छोड़ के बिजनेस में आने का कैसे आया? जॉब छोड़ने का पहले तो मैंने करा किया, मैं वो बता देता हूँ। जो हमने नॉर्मली स्टोरी सुनते हैं ना कि मैंने घर पे नहीं बताया था, वही मैंने भी किया था। ट्रेड की मैंने 6 साल जॉब की थी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक अच्छी सैलरी थी। हम 3 भाई हैं, हम तीनों भाई मिलकर घर को सपोर्ट करते हैं। और एक दिन जो है ना, वो जो मेरा स्टार्टअप था, उसको ज़रूरत थी कि हम 3 फाउंडर्स में से कोई एक जॉब छोड़ दें। तो मैंने वो इनिशिएट दिया कि मैं जॉब छोड़ देता हूँ, कि इतने पैसे तो मैं इस काम से बना ही लूँगा। बराबर वाली बिल्डिंग में ही कोवर्किंग स्पेस में हमने छोटी सी जगह भी ली थी, जो कि ऑफिस वालों को पता नहीं था। आज शायद उनको पता लग जाएगा ये बात। तो मैंने बोला यार, अच्छा वो 2 लड़के थे, वो भी
छोड़ने की बात करें तो मैंने बोला यार उन दोनों की सैलरी भी मैं ही ले लूँगा, जो उनको 13,000 किसी को 17,000, 8 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, तो मैंने ये भी आ जाएंगे। मैंने रिज़ाइन किया कंपनी से और घर पे नहीं बताया, क्योंकि मुझे NIC कराची में बैठने के लिए जगह मिल गई थी। तो मैं रोज़ाना घर से ऑफिस चला जाता था NIC कराची, और वहाँ जाके ऑफिस की तरह बैठता था और घर पे चला जाता था। जब मंथ एंड हुआ तो मैंने जो अपने पैसे विड्रॉ किए एज अ फाउंडर, वो मैंने एक बार घर पे जाके घर वालों को बुलाया, बिठाया कि भाई ये पैसे, तो घर वाले बोल रहे हैं ये हर महीने आते हैं, इसमें क्या ख़ास है। मैंने बताया कि ये मेरी जॉब से नहीं है, ये अब मेरा जो स्टार्टअप है मैकेनिक उस्ताद, जो सबसे पहला स्टार्टअप था, उससे पैसे जो कमाए गए हैं ये वो पैसे हैं। तो उसके बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह सब सेटल रहा, लेकिन वो एक मुश्किल डिसीजन था। रिसेंटली मेरी आई थिंक 1 साल हुआ था या 8-9 महीने गुजरे थे शादी हुए हुए। मीन्स कि ये आप ये समझेंगे ससुर ने बच्ची दी है कि ये माशाल्लाह अच्छा कमाता है, और हमने उसका प्लान चौपट कर दिया, जॉब छोड़ दी और हम जॉबलेस होकर काम करने। लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसके बाद सब सेट रहा। वो बड़ा एक टाइम था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो एक ऐसा स्टेप था जिसके बाद सीढ़ियाँ जो थीं वो ऑटोमेटिकली जुड़ती गई और काम होता गया कि एक के बाद एक दूसरी अपॉर्चुनिटी ने हमें क्लिक किया और हम आगे बढ़ते रहे। आज अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अच्छा। नहीं, वो जो सैलरी थी उससे हम हाफ पे हमने कमिटमेंट की थी कि मतलब इट वाज लाइक कि मुझे घर चलाने के लिए क्या चाहिए, कि यार एक बिजली का बिल है, एक ये है, बस ये चाहिए होता है, तो या ये तो विड्रॉ करते हैं, उसके बाद जो हमें काम चलना शुरू होगा फिर देखेंगे। तो वो तकरीबन 60% थी उसकी जो एक्चुअल सैलरी थी, बट उसमें ऐशी भी थी ना थोड़ी सी कि यार सुबह 7 बजे नहीं जाना है, अब जब मर्जी आए तब जाना है, किसी को रिपोर्ट नहीं करना है और अपने काम को बढ़ाना है ऑफ कोर्स ना। तो वो एलिमेंट को देखते हुए हमने बोला ठीक है यार अगले 2-4 महीने में सेट हो जाएगा। घर वालों ने बोला नहीं भाई अभी भी शादी हुई है और अभी तुमने कहते हैं जॉब छोड़ दी है, सर्टेनिटी नहीं होती ना स्टार्टअप में। तो यार उस ज़माने में ना स्टार्टअप कल्चर, स्टार्टअप का तो पता ही नहीं था ना लोगों को लगता था कि हमें तो एंटरप्रेन्योर भी उस वक्त पता लगा कि वी आर नाउ एंटरप्रेन्योर्स ना। तो 2016-17 में तो नहीं था इतना कल्चर, तो नहीं बोला किसी ने भी, क्योंकि वो थोड़ा सा ये था कि मैं शुरू से ही फैमिली बिजनेस में रहा हूँ। अब्बू ने भी एक फार्मेसी ओपन करी थी, तो ये था कि हाँ यार शुरू से ही एक था कुछ ना कुछ अपना करना है। तो इतना ज़्यादा नहीं हुआ। और होता कब, जब मैं बताता कि आज सुबह मैं रिज़ाइन दे के आ गया हूँ, तो उस दिन वो टेंशन में आते हैं अगले महीने का बिल कौन भर रहा होगा और ये। तो जब पैसे आ गए तो बस असल चीज़ तो घर में पैसे आने चाहिए ना, जायज़ पैसे, हलाल पैसे तो वो आ रहे थे तो उनको टेंशन नहीं थी। और उसके बाद अगर आगे मसले आते तो फिर घर वाले परेशान होते, लेकिन जब नहीं हुआ तो हमारी गाड़ी चल पड़ी, तो कोई टेंशन नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद। अच्छा, जैसे हमें तस्करा करा कि फैमिली के अंदर भी बिजनेस था, तो फैमिली बैकग्राउंड ही बिजनेस था या फिर फैमिली बैकग्राउंड जॉब वाला था? नहीं, फैमिली बैकग्राउंड जॉब वाला ही था। 1998 में मेरे फादर ने जब गोल्डन शेक हैंड लिया था, उस वक्त हमने एक फार्मेसी ऑन करी थी 98-99 में। तो वो समझ लें मैं उस वक्त 8 साल का था, ठीक है ना। तो वो फादर ने भी फर्स्ट टाइम बिजनेस में इन हुए थे, वो हीनो पार्क में प्रोडक्शन मैनेजर थे, वो फर्स्ट टाइम इन हुए। फिर दोनों भाइयों जाहिर सी बात है बड़े थे, वो भी जॉब तो करी नहीं, डायरेक्ट बिजनेस में ही आए, तो मैं भी डायरेक्ट बिजनेस में आया। तो अब्बू ने वो स्टार्ट किया फर्स्ट टाइम, तो वो वहाँ से हमें समझ में आया एक्चुअली जो फार्मेसी ने सिखाया कि कस्टमर कौन है, उससे बात करनी और उसके चेहरे पे क्या लिखा हुआ है वो, क्योंकि फार्मेसी थी ना तो अलग अलग कस्टमर्स अलग अलग प्रोडक्ट्स लेने के लिए आते थे, तो हमें पता होता था कौन क्या लेने आया हुआ है, क्या खड़ा हुआ है। तो वो समझ में आता था कि हाँ यार ये कस्टमर को डीलिंग क्या होती है। अपने हाथ से हमने फार्मेसी की रोज़ाना जाके झाड़ू भी हम ही लगाते थे, तो रोज़ाना माल आता था, वो डिप्लॉय भी हम जो रैक्स होते थे उसमें खुद ही लगाते थे। फिर बंदे भी रखे, फिर काम बढ़ता गया, फिर PCO लगाया, फिर ईजी रोड का सेटअप कर दिया, फिर जनरल स्टोर कर दिया, तो वो ग्रो होता गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि उसने ये सिखाया कि बिजनेस सेंस क्या है। तो उसके बाद फिर दोनों भाई जब बड़े हों तो आपको पता है कि छोटे वाले की कम चलती है, तो मुझे ये हुआ कि मैं कुछ अपना करता हूँ, तो यूनिवर्सिटी के दोस्त अच्छे मिल गए, तो फिर कुछ ना कुछ हम बिजनेस साइड पे करते रहते थे। लेकिन 98 में क्योंकि अब्बू ने शुरू कर दिया था, तो हमें तो शुरू से ये था कि अपना कुछ करना है। अच्छा, जब फैमिली के आपके फादर की फार्मेसी थी तो फिर जॉब क्यों स्टार्ट करी, फार्मेसी में कंटिन्यू क्यों की? मेरे फादर की डेथ हो गई थी 2004 के अंदर, हज पे गए थे, तो उसके बाद इंतकाल हो गया था। तो मैं तो क्योंकि पढ़ रहा था, तो उस वक्त ये था कि यार जाहिर सी बात है 2 भाई भी उस बिज़नेस में हैं, मैं भी उसी बिज़नेस में हूँ, तो हमारी फैमिली भी ग्रो होनी है। तो वी थॉट कि यार हमें अपने अपने सेटअप में कुछ कर लेना चाहिए। और भाइयों में आपको पता है ना कि वैसे तो साथ रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, साथ खाते हैं साथ में, लेकिन कहीं कहीं आगे ना थोड़ा सा आंकड़ा रहता है। तो हमारा भी यही था कि भाई अपना अपना कुछ सेटअप देखते हैं, जिसको जो समझ में आता है वो समझ में आया। तो मैं क्योंकि पढ़ रहा था, तो मैं बिज़नेस BBA कर रहा था, मैं MBA की तरफ भी मेरा मामला निकला, तो मैंने बोला मैं कुछ अपना करता हूँ। जॉब अच्छी जगह लगी, तो 3 दोस्त जिन्होंने पहला स्टार्टअप लॉन्च किया तो नहीं चल सका, जब वो मैकेनिक उस्ताद शुरू हो गया ना, तो फिर उसके बाद चीज़ें मेरी डिफरेंट हो गई।
तो मैं फार्मेसी से आहिस्ता 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 करके अलग होता रहा और वो दोनों अलग होते रहे, मतलब साथ चलते रहे। फिर तीसरे भाई ने अपना सेटअप देखा कुछ और, तो अब 3 सेटअप हो गए हैं, एक से बढ़कर 3 सेटअप हो गए हैं। वो एक अपना देख रहा है, मैं अपना देख रहा हूँ, वो तीसरा भाई अपना देख रहा है। तो वो वहाँ से शुरुआत हुई। शायद हमारे पास उस वक्त करोड़ों रुपए की कोई जायदाद वायदाद होती, अब्बा ने अल्हम्दुलिल्लाह जो कितना किया वो कोई नहीं कर सकता, लेकिन शायद जद्दी पुश्ती कुछ अच्छा होता तो हम उसी फार्मेसी पे और बहुत सारे पैसे लगाते और उसको बड़े लेवल पे करते, नेक्स्ट लेवल करते। लेकिन वो एक अल्लाह का शुक्र है, अच्छी चीज़ ऐसी थी कि हम तीनों ने अपना अपना सेटअप किया उससे। अच्छा, एक काबिल ज़िक्र बात ये है कि कहते हैं कि बिज़नेस भी ना सीख के करने वाली चीज़ है। ऐसे ही नहीं आप सुबह उठे और आपने कारोबार शुरू कर दिया। वो अपने अंदर स्किल है जो एक्वायर करना पड़ती है। तो बिज़नेस सीखा या सिर्फ फार्मेसी का एक्सपीरियंस काफ़ी था? नहीं, सीखा तो कुछ भी नहीं, ठीक है ना। जो सिखाया वो ज़िंदगी ने आहिस्ता आहिस्ता करके सिखाता गया। जैसे कि मैं बताऊं, यूनिवर्सिटी में बिज़नेस किया पतंगों का। वो कैसे किया कि एक हफ्ते पहले ही एक बसंत अटेंड करी सारे दोस्तों ने। अब आपको पता है यूनिवर्सिटी के दोस्त जाते हैं तो गर्ल्स एंड बॉयज़ का एक पूरा गैंग जाता है। हम जब वहाँ गए तो हमने देखा यार क्या पतंगे उड़ा रहे हैं लोग, खूब हमने मज़ा डिमांड। किया उसमें ना, बहुत डिमांड थी। जब हमारी यूनिवर्सिटी में बसंत की बारी आई तो हमने भी वो बसंत का प्लान किया, लेकिन वो प्रोग्राम बढ़ गया क्योंकि वो एक ओपन एंडेड इनविटेशन प्रोग्राम था जिसमें कॉन्सर्ट भी था, लोग पूरे कराची से खुद आए हुए थे। यूनिवर्सिटी का इवेंट किसी और मकसद के लिए होता है, ठीक है ना, वो कपल्स को एंजॉय करने का मौका मिलता है, तो हमारी पतंग कोई नहीं बढ़ा रहा था। तो वो एक एलिमेंट मिला। फिर कोविड में हमें मास्क का बिजनेस किया, वो भी हमारा नहीं चला क्योंकि जब तक मास्क आए तब तक कोविड चला गया। हमने चाइना से इम्पोर्ट कर लिए कुछ, हमने पहले तो ड्रॉप शिपिंग टाइप कुछ किया, हमने पैसे कमाए उससे। फिर हमने बोला चाइना से मंगवा लेते, जब तक वो चाइना से आए जब तक कोविड चला गया। तो मास्क की कॉस्ट 30% पे हमने सेल किया उसको। लेकिन वो सीखते सीखते एक एक स्टेप करते करते, लोग बोलते हैं ना मार्केट एनालिसिस, कॉम्पिटेटिव एनालिसिस और कस्टमर सेगमेंटेशन, वो तो हमने पढ़ा ही था, लेकिन अप्लाई तो कभी नहीं किया। चलो भाई वेबसाइट बनाई, काम शुरू कर दिया, अच्छा चल गया, तो बस उसके साथ जितना कुछ होता रहा वो उसी के साथ साथ होता रहा। चाहे वो फार्मेसी थी, स्टार्टअप्स थे या कन्वेंशनल जो भी हमने किया, वो हमें जितना थोड़ा बहुत पिछला एक्सपीरियंस था उसको एक ग्रेड अप करके हमने वो काम शुरू किया, तो वो बेहतर हो गया उससे। आज तक सीख रहे हैं, आज तक एक नई लर्निंग होती है। कभी टैक्स हमें कुछ सिखाता है, कभी टेक हमें कुछ सिखाता है, तो वो सारी चीज़ें आज भी सीखने के लिए बड़ी हैं हमारे पास। इंक्यूबेटर सेंटर्स ने कितना रोल प्ले किया आपको एंटरप्रेन्योर बनाने में? आई थिंक मैं जो भी कुछ हूँ वो उस इंक्यूबेशन सेंटर की वजह से ही हूँ, और उसका नाम नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर है कराची, जो कि NED के अंदर है, और उसमें बहुत सारे लोगों का रोल मौजूद रहा। और सबसे पहले डायरेक्टर शाहजहां चौधरी, उसका उन्होंने जो है ना जितना वो मुझे डायरेक्टली हिट कर सकते थे और ब्लंटली बोल सकते थे तू किसी काम का नहीं है, तू या तू बहुत काम का है, या तेरी टीम बेकार है, या ये स्टार्टअप नहीं चलने वाला है, यार तुम लोगों में फड्डा होगा यार ये, तो जितना उनसे सीखा वो ही आज तक चल रहा है। उसके बाद बहुत सारे और डायरेक्टर्स आए, फैज़ान लगारी, असफर हुसैन, उमर आबिदीन, और पूरी टीम जितनी भी NIC के जितने मेंटोर्स वहाँ पे आए, जितने कनेक्शंस मेरे बने, इवन जितने भी स्टार्टअप फाउंडर्स आज हम अल्हम्दुलिल्लाह जिनको हम जानते हैं पहचानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो मुझे जानते हैं तो इसीलिए क्योंकि NIC में कहीं ना कहीं किसी ना किसी इवेंट के अंदर उनसे मुलाकात रही, उनसे सीख लिया, उनकी पॉडकास्ट सुन ली। तो 80% खिज़र अहमद सिद्दीकी इज़ बिकॉज ऑफ NIC कराची एंड इट्स नेटवर्किंग जो कि वहाँ पे मुझे मिली। उससे फिर जितनी लर्निंग मिली वो NIC कराची की वजह से ही है। अच्छा, इस तजुर्बात से भरी ज़िंदगी ने उस खिज़र सिद्दीकी को जो मेडिकल स्टोर से बाहर आया था कारोबार करने के लिए, और आज जो खिज़र सिद्दीकी खड़ा है, कितना फ़र्क डाला है इस तजुर्बे ने उसमें? नहीं, पर्सनैलिटी में तो कोई फ़र्क नहीं डाला। मैं उस वक्त भी सुबह स्कूल अगर जाता था या सुबह यूनिवर्सिटी जाता था, स्कूल की बात कर लेते हैं, तो शाम में आके मैं डायरेक्ट शॉप पे ही जाता था और फिर रात को मैं 12-1 बजे बंद करके आता था। मतलब या तो भाई होते थे या अब्बू होते थे, जो भी होते थे, उस वक्त बंद करके ही वापस आता था। आज भी खिज़र अहमद उतना ही हार्ड वर्किंग है कि सुबह उठ के वो मोबाइल पे काम शुरू करता है और रात तक वो फिर काम करता रहता है, जिस पे बेगम बहुत गुस्सा करती है, बच्चे भी गुस्सा करते हैं कि आप हर वक्त मोबाइल देखते रहते हैं। तो वो मैं रील्स नहीं देख, रील्स तो ऑफ कोर्स हर कोई देख रहा होता है, लेकिन बिजनेस भी देख रहा होता हूँ। तो अगर आप हार्ड वर्किंग की बात करेंगे तो मैं वो शायद बचपन से ही 6 क्लास में था तो अब्बू ने वो फार्मेसी शुरू करी, तो उस वक्त से ही हमने एक्लेयर्स की टॉफ़ी और 1 रुपये की लॉलीपॉप खाते खाते जो दुनिया शुरू करी थी अपनी, वो हार्ड वर्किंग आज भी है। जो आप ग्रूमिंग की बात कह सकते हैं कि हाँ, जितनी ग्रूमिंग हो गई वो डेफिनेटली बहुत चेंज है। ऑफ कोर्स एक एरिया में एक आप कह लें जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे आपकी एक फार्मेसी हो तो आसपास के लोग ही होंगे जो आप जिससे आप कुछ लर्न कर सकते हैं। उस वक्त का सूबेदार भी मुझे बहुत इंस्पायर करता था कि यार पुलिस में यार सूबेदार है ये,
आज नहीं करता। आज समझ में आता है कि नहीं यार, हम क्योंकि वो शायद लेवल नहीं देखा होता उस वक्त, तो हम वहीं पे उन्हीं लोगों के साथ उठते बैठते, और ये जो हमने एआई और सब चीज़ देख रहे हैं, लोगों के साथ बात कर रहे हैं, बिजनेस की बात करें, नहीं हो पाती। बेस मेरी वहीं बनी, जितनी भी आप कह रहे हैं स्किल्स आई, बातचीत आई, वो वहीं थी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ग्रूमिंग कितनी हुई, लोग क्या हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर है जितना भी है, वो ऑफ कोर्स मैकेनिक उस्ताद, उसके बाद हुक्म जनाब, उसके बाद कासिब, जो चलता रहा आज तक, वो उसकी वजह से बड़ा चेंज है पर्सनैलिटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं समझता हूँ कि अभी बहुत कुछ लाना है अपने अंदर चेंज, तो वो हम उस पर मेहनत डेली बेसिस पे कर रहे हैं। अच्छा, स्टार्टअप शुरू करना तो सुनने में आसान मालूम होता है, बट उसके अंदर अपने एक चैलेंजेस हैं, सही है? तो उन चैलेंजेस के बारे में बताएं। स्टार्टअप के चैलेंजेस बहुत मुश्किल सवाल है। पैसे अरेंज करने से लेकर बिज़नेस चलाना, उसके मॉडल्स बनाना, टीम बनाना, ये सब एक अपने आप में एक अजीब जिद्दत है। ठीक है ना, मतलब आपको टीम बनानी है, तो आपने देखा यार बंदा बहुत अच्छा है, आपके साथ काम करेगा, आपने उसके साथ टीम अप कर लिया, आपने उसको कुछ शेयर्स भी दे दिए, नहीं भी दिए तो आपने क्या अच्छी सैलरी दे दी। 2 महीने बाद आपको पता लग रहा है, 3 महीने बाद पता लग रहा है कि यार ये जितनी बातें कर रहे थे ना, ये भाई साहब उस लेवल पे है नहीं, इनको तो पीछे लग के काम कराना पड़ा है भाई, कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो। या तो वो गायब है, ठीक है ना, या वो अपना काम ही नहीं कर रहे। मतलब फॉर एग्जाम्पल CFO है, उसका काम है पैसे लेना, तो वो तो अब अपने कामों में बिजी है, तो उसको बताना पड़ रहा है आपको बार बार कि भाई पैसे लेने हैं, आपने टैक्स के ऊपर कुछ करना है। अच्छा यार मैं करता हूँ यार, मैं बिजी हूँ, दूसरे कामों में बिजी है, तो फिर कैसे होगा काम। तो टीम जो है ना, इवन जो मैं कहूँगा मेरा पहला स्टार्टअप ब्रेक हुआ, उसकी वजह ये थी कि मुझे टीम अच्छी नहीं मिली और उनको टीम अच्छी मिली, क्योंकि वो भी यही कहेंगे कि यार आप अच्छे नहीं थे, मैं भी ये कहूँगा आप अच्छे नहीं थे, तो इवेंचुअली हम एक अच्छा कंपेनियन नहीं थे, तो टीम ब्रेक हो गई। क्यों? क्योंकि उनको लगता था मैं काम नहीं करता हूँ, मुझे लगता है वो काम नहीं करते, उनको लगता था मैं ऐशी कर रहा हूँ, मुझे लगता है वही ऐशी कर रहे हैं। तो फिर ये तो फिर एक शादी वाला मामला हो गया कि मियाँ बीवी एक दूसरे पे लगे हुए कि भाई डाइवोर्स इसकी ऐसे हो रही है, उसकी ऐसे हो रही है। दोनों अपनी जगह सही है, कोई गलत नहीं है। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा चैलेंज था टीम। दूसरे स्टार्टअप में मैंने टीम ही नहीं रखी, मैंने कहा भाई अकेले शुरू करूँगा, एक साथ में होगा जो कि खामोश होगा। ठीक है ना, दैट वॉज माई बिग ब्रदर्स फ्रेंड, जो कि बोलता था भाई ये पैसे हैं, ये पैसे मैं लगा रहा हूँ, तू काम करने वाला आदमी है, तू अकेला काम कर भाई, मेरे पैसों को किसी तरह से सिक्योर कर लियो बस। ठीक है, वो उसने दिल में बोला होगा, मुझे नहीं बोला उसने। ठीक है ना, तो अगेन पॉइंट ये था कि फिर अब मेरी टीम फिर बनना शुरू हुई। ठीक है ना, मैंने 2-3 साल अकेले काम किया, मैंने समझ लिया सारी चीज़ें के लिए। जिसको मैंने टेक्नोलॉजी के पैसे दिए, मैंने उसका काम देखा 6 महीने, फिर मैंने उसको कंपनी में थोड़ी सी इक्विटी दी कि भाई ये मैं दे सकता हूँ आपको, आप कंपनी में एज अ CTO आ जाओ। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो शहजाद सलीम नाम है उनका, वो मेरे साथ हैं, और एक नहीं मल्टीपल कामों में मैं उनको देखता हूँ कि हाँ यार ही इज़ कंपेटेबल। क्यों? क्योंकि वो डिलीवर करता है टाइम पे। ठीक है ना, मार्केटिंग साइड पे जब मैंने देखा हाँ यार हमारे हुसैन भाई बाउंडलेस वाले जो हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं, हमने उनको अपने साथ रखा हुआ है। वो पार्टनर नहीं है बट एज अ पार्टनर ही काम करते हैं। ठीक है ना, वी पे हिम द सर्विसेज चार्जेस, बट मुझे लगता है कि ये वो पार्टनर है। और मुझे जहाँ जहाँ पे दिखता है ना कि किसी को मार्केटिंग में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, यार हुसैन भाई से बात कर लो। टीम के बाद आ जाते हैं ना, तो टीम के बाद आते हैं पैसे। ठीक है ना, अब मेरे पास 4 लोगों की टीम है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे पैसे चाहिए, उनकी सैलरी, उनकी मार्केटिंग। जब मैं बिजनेस बनाने बैठता हूँ, मैं बोलता हूँ यार ये एक्सेल शीट पे बनाता हूँ, मतलब बेहतरीन सेटअप है बाबा, अगले 4 महीने में तो ये प्रॉफिट हो जाएगा, ब्रेक इवन हो जाएगा। लेकिन जब मैं बैठता हूँ ना काम करने के लिए, तो पता लगता है यार सोचा था 200 ऑर्डर्स होंगे, ये तो 30 ऑर्डर हो रहे हैं। सोचे था 2000 होंगे, ये तो 300 पे खड़े हुए हम। हमने सोचा था दादा 2.4 मिलियन की गाड़ियाँ हैं, 2.4 मिलियन कार्स हैं पाकिस्तान में, अगर 1% भी गाड़ियाँ हमसे ट्यूनिंग करवा लें, 1000 रुपये हमें पर डे मिल जाए उन गाड़ियों से, तो बाबा ये तो छा जाएगा सीन ना। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि वो 2 गाड़ियाँ हो रही होती हैं। तो फिर क्या होता है, फिर 6 महीने के जो पैसे जमा किए होते हैं वो जमा पूंजी खत्म हो जाती है। उसके बाद बोलते हैं अब पैसे कहाँ से लाएं, फिर इसको फारिग करो, उसको फारिग करो, इसको ऑनबोर्ड करो, सस्ता देखो, अच्छा देखो। इवेंचुअली हमारे लिए नुकसानदेही है, क्योंकि अच्छी रिसोर्स अच्छा काम करेगी, सस्ती रिसोर्स सस्ता काम करेगी। तो हमने बोला यार एक हमने एजेंसी को 2.5 लाख रुपये मार्केटिंग के दे रहे हैं, अच्छा काम नहीं कर रहे, हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, तो हम ना लाख रुपये के ले आते हैं। वो लाख रुपये लाख वाला काम करिए, पता लगा जो पहले अच्छा चल रहा था ना वो और नीचे हो गया। तो इवेंचुअली जो शुरू में मसले मसाइल रहे, भाई हमने तो कमेटी डाली थी, हमारे पास तो पैसे थे नहीं। पहले स्टार्टअप में जो था जॉब करते थे उस वक्त सैलरी टाइम में नहीं आ रही थी, हैं कमेटी से फाइनेंस किया, कमेटी से फाइनेंस, क्योंकि हमारी सैलरी नहीं आ रही थी ना। हमें तो बिजनेस का शौक ही तब हुआ जब पहला स्टार्टअप का जो किया था कि यार सैलरी तो टाइम पे आ नहीं रही है, तो अपना ही कुछ कर लेते हैं। जब अपना करने आया तो हमने 10 नाम लिखे, यार ये नाम, ये काम, ये काम, ये काम। तो एक समझ में आया कि यार बाइक मेंटेनेंस करते हैं घर पे जाके, क्योंकि एक और कंपनी कर रही थी, हमने थोड़ा उसको कॉपी किया, एक नाम रख दिया उसको देखते हुए। अब पैसे कहाँ से लाएं, सैलरी तो आ नहीं रही है। तो जब सैलरी नहीं आ रही तो हमने बोला यार हम ना 1000-1500 रुपये महीना तो निकाल सकते। तो हम तीनों ने मिलकर एक बीसी डाल दी 5000 रुपये महीने की,
हमने ही शुरू करी तो दावेदार भी पहले हम ही होंगे, तो 60,000 रुपये की बीसी पहले ही हमारी थी, इसमें हमने उससे आपने अपनी कमेटी चला ली। हाँ और क्या, हम हो गए, बाकी मैंने इधर उधर दोस्त यार से 11 बंदे अरेंज किए, 60,000 रुपये हो गए। उस 60,000 रुपये की पहली कमेटी हमारी, हमने उससे वेबसाइट बनवाई, हमने उससे वेबसाइट तो खैर मुस्तफ़ा ने दोस्त था हमारा उसने बनाई थी, हमने उससे डब्बा लिया, कुछ पार्ट्स लेकर आए, मेरे घर की छत पे रख दिए, कुछ एक डब्बा हमने बनवाया बड़ा अच्छा सा ना, मतलब जो कमेटी मुकम्मल हो पाई? हाँ कमेटी तो मुकम्मल, वो तो पहले से चलती थी ना कमेटी, तो आपको पता है मिडिल क्लास पीपल तो चलते ही कमेटियों पर है ना, तो हम तो शुरू से कमेटी चल ही रहे थे। लेकिन ये स्पेसिफिकली वो जो वो कौन सी 3 इडियट्स की मूवी में फरहान था या वो कौन था जो हर चीज़ की कमेटी डाल के रखता था ना, वो अच्छा, राजू रस्तोगी, वो ये बहन की शादी की कमेटी है, ये उसकी कमेटी है, ये अम्मा की इलाज की है, तो वो हमने कमेटी भी बहुत सारी और डाली। हमने बोला एक और सही, तो सैलरी आएगी तो सबको पता ही है कि कैसे आती है क्या होता है, तो मैनेज हो रहा था। वो सैलरी लेट आती थी बट आ जाती थी, लेकिन 2-2 महीने लेट आती थी, मतलब हम 2 महीने ऑलरेडी बैकलॉग में जा चुके थे, अब वो टाइम पे आ रही थी, लेकिन जो इस टाइम पे आती थी वो 2 महीने पुरानी वाली होती थी। सही। तो हमने बोला यार कि ऐसे ही गुजारना है तो अपने कुछ स्टार्टअप भी कर लेते हैं, तो हमने कमेटी से बिजनेस शुरू किया, छत पे सामान रखा, उससे कुछ काम चलना शुरू हुआ। दूध वाले की तरह वो डब्बा होता है जो सीट पे रखते हैं, हमने वो बनवाया, उस पर कलर वलर करवाए, स्टिकर्स बनवाए, कुछ सामान छत पे रख दिया, कुछ टूल बैग हमें लेने थे वो हमने लिए, तो वो उस पैसों से हमने काम शुरू किया था। तो उसके बाद जब काम शुरू हुआ तो जाहिर सी बात है सैलरी तो आ नहीं रही, काम तो सोचा था कि ये तो छा जाएगा, वो अल्हम्दुलिल्लाह छा भी गया। पहले दिन से हम ऑर्डर लेस चल रहे थे कि भाई आप कोई ऑर्डर ऐसा नहीं था कि ऑर्डर ना हो, लेकिन आप क्योंकि फाइनेंस को बेहतर समझते हैं, ब्रेक इवन पे आना भी तो एक चैलेंज है ना, कि हाँ भाई हमने एक एम्प्लॉय रखा हुआ है, एक मोबाइल का बैलेंस है, एक लेबर की सैलरी है, फला चीज़ें हैं, तो वो हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे, फिक्स कॉस्ट ही खा जाती होगी। हाँ, तो हमने बोला यार नहीं हमें 3-4-5 हज़ार रुपये का हर महीने का फटका था। हमारी वैसी सैलरी उस वक्त जब शुरू किया था उसका सैलरी तो कम थी ना, तो हम हमारी जेब से 2-3 हज़ार रुपये हर महीने इस नाम पे जाते थे कि यार हर मतलब तीनों की जेब से, मतलब 6,000-8,000 रुपये का नुकसान हो रहा था एक कमेटी के अलावा। तो कमेटी के अलावा, तो हमने बोला अच्छा भाई चलाते हैं इसको, चल रहा था तो, लेकिन हर महीने पैसे लगी रहते। फिर इवेंचुअली पैसे बनना कब शुरू हुए, जब तीसरे बंदे ने जॉब छोड़ी, मतलब मैंने जॉब छोड़ी, जब मैंने जॉब छोड़ी तो ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली, जाहिर सी बात है घर अपना बिजनेस अपना, तो बंदा उसी तरह से काम करता है कि यार मोबाइल लेके वो शादी में भी जा रहा है तो वहाँ बाहर बैठ के फ़ोन अटेंड कर रहा है कि कल ऑर्डर लगवाने। तो जो 1.5-2 साल से हम काम कर रहे थे और 200 ऑर्डर्स महीने के कर रहे थे, मेरी जॉब छोड़ने के 4th मंथ हम 500 ऑर्डर से पहुँच गए थे, क्योंकि अब मैं अकेले काम कर रहा था, फुल टाइम काम कर रहा था, 1-2 बच्चे रख लिए थे। हमाद सिद्दीकी साहब एक लिंक्डइन के मेंटोर हैं, उन्होंने बोला क्या कर रहे हो, अकेले बैठे हुए थे। मैंने बोला एक्सेल शीट भर रहा हूँ। उन्होंने अजीब बेवकूफ़ आदमी हो। मैंने कहा क्यों भाई? अच्छा होता क्या है कि जब हमारे सामने एक, हमारे भाई सुनेंगे तो हंसेंगे भी, कि सफ़ेद बालों वाला आदमी आता है ना और हमें समझाने की कोशिश करता है, हम बोलते हैं अबे यार तू क्या समझाएगा यार, तुमने कभी देखा है स्टार्टअप, कभी जेब में पैसे नहीं हो और पता हो कि भाई अगली सैलरी आएगी नहीं आएगी, तुमने तो माशाल्लाह सेटल हो गए। तो लेकिन एडवाइस तो उनकी बड़ी काम की थी। उन्होंने बोला कि इंटर्न रखो 3,000 रुपये का और उससे एक्सेल का काम करवाओ, खुद बिजनेस डेवलपमेंट का काम करो। तो वो हमारे बिजनेस को बढ़ाने में बड़ा काम आया, क्योंकि अब मेरा फोकस हो गया बिजनेस के ऑर्डर्स पे, एक्सेल शीट पे बच्चे का हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंटर्न हायर किए, उन्हीं को हमने जॉब्स ऑफर करी, तो उससे चलते चलते वो चलना शुरू हुआ और इवेंचुअली हमारी लड़ाई हुई जिस बात पे भी, लेकिन वो पैसा हमारे बीच में बड़ा एक चैलेंज था, क्योंकि उस वक्त जो पहला स्टार्टअप था उस पर एक इन्वेस्टर आया, उसने पैसे डालने की बात की, तो हमारे दिल में आया कि गाड़ी कौन सी लेनी है, ठीक है ना, तनख्वाहें हमारी कितनी होंगी, ना कि हमारा फोकस ये हो कि यार ये पैसे हम बचाएं कि हम लॉन्ग रन पे अपना बिजनेस चला सकें। लेकिन हमारे इसमें ये था कि गाड़ी हमें मार्क एक्स रखनी है और हमें मार्क दूसरी रखनी है। तो खैर इन्वेस्टर भी समझ गया था हम क्या कर रहे हैं, लेकिन खैर एनीवेज वो इन्वेस्टर अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अल्लाह का शुक्र है साथ ही हैं। तो पैसा एक चैलेंज है, जो कि आप कितना ही कह लें, स्टार्टअप में पैसा चैलेंज है, ठीक है ना। कन्वेंशनल बिजनेस में शायद ना हो कि आपने एक जगह से टी शर्ट्स ली, आपने पेपर लिया, प्रिंटिंग करवाई, डिलीवरी कर दी, आपने काम चला लिया, मशीन लगाई, पेपर लिया, ऑर्डर आएगा, तो भाई नुकसान थोड़ा बहुत होगा। स्टार्टअप करना है तो कैश बर्न होगा। कैश बर्न क्यों होगा? मार्केटिंग करनी है, ऐप्स डाउनलोड करवानी है, कस्टमर को डिस्काउंट्स देने हैं। हमारे यहाँ देखते हैं जितनी भी नई ऐप्स आती हैं सबसे पहले डिस्काउंट चलाती हैं। आज भी इवन जो मार्केट एक्सपेंशन तो ऐसी होगी, डिस्काउंट चलाएंगे। वेल नोन राइड हेलिंग कंपनीज आज तक डिस्काउंट्स दे रही हैं, ठीक है ना, और कमीशन इतना चार्ज करें क्योंकि वो कैश बर्न कर रही हैं, ठीक है। तो स्टार्टअप चलाना है भाई तो पैसे चाहिए। तो दूसरा बड़ा चैलेंज तो ये है कि आपके पास एक कैश बर्न अमाउंट हो, नहीं तो आप नींद छोटी इस्तेमाल करें,
छोटा बिजनेस स्टार्टअप लॉन्च करें, ना कि पूरा कराची में लॉन्च कर दूंगा, पूरा पाकिस्तान में सर्विस आएगी, उतना ही कैश बन भी होगा भाई, उतनी मार्केटिंग भी नहीं, पूरी दुनिया में लॉन्च कर दोगे, टैग भी बनेगी, तो पैसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम में मसला क्या है कि अगर मैं BBA कर रहा हूँ और मार्केटिंग में पढ़ रहा हूँ तो मुझे सिर्फ मार्केटिंग पढ़ा दी जाएगी, मुझे फाइनेंस के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा कि यार टैक्स क्या होता है, FBR क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, मैनेजर अकाउंटिंग क्या है, वो छोटी छोटी चीज़ें पढ़ा दी जाएंगी, उसके बाद नहीं पता। टेक्नोलॉजी मुझे बिल्कुल नहीं पता अगर मैं मार्केटिंग का बच्चा हूँ तो। फाइनेंस मुझे नहीं पता। HR की छोटे मोटे कोर्स करने के बाद जब मैं मार्केट में आया मुझे पता होता है कि यार मुझे सिर्फ मार्केटिंग ही आती है। अब मेरे पास टीम में कॉम्पिटेंसी नहीं है कि यार टैग कौन बनाएगा, फाइनेंस कौन संभालेगा। तो जब ये टीम नहीं बनती ना, एक तो होता है बिजनेस शुरू करने वाली टीम है, तो अब आपको कुछ नहीं आता, आपको हर बंदा चूना लगा रहा है, टैग वाला बंदा आ गया, उसने बोला मैं ये कर दूंगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं पता कैसे होती है। तो फिर हर चीज़ सीखनी बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। एजुकेशन में अगर आप 4 साल का कोर्स कर रहे हैं तो कुछ लेवल पे हर चीज़ की एक्सपर्टीज़ आपके पास होनी चाहिए, ताकि एक वेबसाइट बनानी हो, यार मैं खुद बना लूँ, मुझे वेबसाइट पे नॉर्मल सी एडिटिंग नहीं आती अगर, तो मैं हर वक्त किसी ना किसी आसरे पे हूँ, डिपेंडेंट रहेंगे। कुछ तो मुझे आता हूँ ना कि यार मैं वेबसाइट बना तो सकता हूँ, कम से कम कुछ शुरुआत की शुरुआत कर लूँ, फिर उसके बाद पेमेंट गेटवे लगाना है, उसमें फंगारी इधर उधर करनी है चीज़ें, वो कर लूँगा। किसी क्या बेसिक वर्जन तो बनाने शुरू से नहीं आता हमको, छोटी सी बेसिक ऐप बनानी नहीं आती हमको। छोटे सा बिजनेस फाइनेंस के लिए अगर मैं बोलूँ यार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के टैक्सेस रिटर्न फाइल करने हैं, PSID जनरेट करनी है, अभी थोड़ी सी और डिटेल में जाएँ हम तो फिर हम बोलेंगे यार ये क्या, इनवॉइस भी जनरेट होती है, फिर हर साल के रिटर्न फाइल करने हैं, हर महीने के रिटर्न फाइल करने हैं, तो बंदा ब्लैंक है। तो ये सब एक्सपर्टीज हमारे पास एज बिजनेस पर्सन नहीं होती ना जब, तो फिर प्रॉब्लम आती है। तो हमने फिर क्या किया, हमने तो सीख ली भाई। अब हमें वर्डप्रेस पे थोड़ी बहुत एडिटिंग भी आती है, ऐप के बारे में जो लैंग्वेजेस इस्तेमाल हो रही हैं छोटी मोटी, के किसी के सामने बैठो तो बता तो सको बनवाना क्या। तो ये कुछ मेजर चैलेंजेस हैं। फिर हमें नहीं पता कि हमारी कंपनी की वैल्यू हम कैसे क्रिएट करें, या किसी को वैल्यू कैसे बताएं। मैं स्टार्टअप इंक्यूबेशन में हम देखते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, इन्वेस्टर आता है, वेरी नाइस, ये बताओ पैसे कितने चाहिए, हम बोलते हैं 1 करोड़ रुपये चाहिए, बोलता है कितनी वैल्यू चाहिए, बोलता है यार 5% पे चाहिए, बोलता है ये तुमने कैसे लगाया, बोला ये तो नहीं पता मुझे, वैल्यूएशन कैसे निकाली कंपनी? ये तो मुझे वो बंदा आया था उसने बोला था कि तुम्हारी कंपनी की वैल्यूएशन इतनी है, तो ये तो मुझे नहीं पता। तो बोलता है अच्छा, तो फिर और यहाँ पे आके 100% मैं बता रहा हूँ 90% स्टार्टअप फाउंडर्स यहाँ पे आके पिघल जाते हैं कि यार ये कैसे होगा, ठीक है ना। तो हम भी शुरू में यही होता था कि बस एम ही बोल दी, अच्छा लग रहा है, किसी ने बोल दिया तुम्हारी वैल्यूएशन ये है तो हमने बोल दिया, उसने बोला अच्छा ठीक है सही है, बताओ कैसे है, नंबर्स बताओ। सर वो एक्सेल शीट पे है, वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो लगा हुआ है और ये तो वो नहीं पता होता। तो वो इन्वेस्टर के आगे जब बैठते हैं ना भाई, मैं एग्जांपल दूं, एक अच्छा VC जिसने बाहर की दुनिया के लोगों से मिल बांट के एजुकेशन ली हुई है, वो श्रीलंका के एक बैंक के अंदर इन्वेस्टर एनालिस्ट है, यहाँ पे आके उसने बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी हुई है, और एक BBA ग्रेजुएट जो कि अभी KU से निकला है और 1 साल पहले स्टार्टअप लॉन्च किया है, उसके क्या जवाब देगा? सही बात। वो एक कोहॉर्ट एनालिसिस के बारे में पूछेगा, जो मेरे साथ हुआ था बेसिकली। मैं लीप में गया था सऊदी पहली दफ़ा, तो वहाँ पे एक इन्वेस्टर ने मुझसे पूछा ये आपका कोहॉर्ट एनालिसिस क्या है। मैंने बोला ये क्या है पहले तो ये बताओ ये क्या है। तो फिर मैंने उसको स्टडी किया, अच्छा ये कोहॉर्ट एनालिसिस ये होता है, तो वो बात फिर आगे निकली। तो मतलब और इवेंचुअली इतने सारे ऐसे ऐसे सवालात थे जो कि एज आ स्टार्टअप फाउंडर, एज आ KU ग्रेजुएट, MBA किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी का आपको नहीं पता। वो कैसे पता लगता है? वो यकीनन आप बाहर के स्टार्टअप्स के साथ काम करें, अच्छे फाउंडर्स के साथ काम करेंगे, तो आपको अच्छे VCs के साथ काम करें, 6-8 महीने साल का 2 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आपको पता लग जाता है अच्छा भाई ये जुड़िया जिसके बारे में ये पूछते हैं हमसे स्टार्टअप में बैठ गया, इन्वेस्टर ऐसे सवाल पूछता है जो हमने शार्क टैंक में भी देखा है, जो हम देख रहे होते हैं। तो कि भाई ऐसे ऐसे सवाल होते हैं कि यार अपने यहाँ जो है ना वो टॉप लेवल का रेवेन्यू बता देंगे यार, टॉप लेवल ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू और नेट रेवेन्यू में फ़र्क हम डिफरेंस कर जाते हैं कभी कभी। GMV क्या है, बोला है GMV क्या होता है यार, पता नहीं यार, हमको तो नहीं पता भाई। तो जो पहला स्टार्टअप में मुझे जब VC मिले थे तो उन्होंने बोला कि अपना GMV शेयर कीजिएगा। मैंने कहा ओके मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन फिर मैंने जाके पढ़ा कि GMV होता क्या है, ठीक है ना। मतलब ये इंक्यूबेटर सेंटर के अंदर अपने टाइम रहे तो वहाँ ये बेसिक्स नहीं बताई जाती कि ये ऐसा ही है। देखिए इंक्यूबेशन सेंटर क्या है, इंक्यूबेशन सेंटर एक स्पेस है जहाँ पे स्टार्टअप फाउंडर्स बिठाए जाते हैं कि भाई हम आपको मेंटोर करेंगे, लेकिन हमें और आपको पता है कि यार हमें ना कोई सिखाने वाला हमें अच्छा नहीं लगता। तो जब कोई सिखाने के लिए बुलाया जाता है ना, तो वी आर लेस बॉदर्ड कि क्या आया है, ठीक है ना। कोई पढ़ाने के लिए आया है, गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी, अबे यार काम करूँ या मैं आपके सेशंस लूँ यार,
अच्छा, हम लोग थ्योरी को खुद ही इंपॉर्टेंस नहीं देते। खुद ही इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो आप जाके सेशंस देखोगे ना, तो NIC कराची का जिस पे भी आप जाके देखोगे, वहाँ पे थ्योरी पढ़ने के लिए हम जाते ही नहीं थे। अबे यार वो, अच्छा उसमें गलती ट्रेनर की भी होती थी। वो आता था, वो आके बोलता था अच्छा भाई बताओ सब अपने बारे में। अब 10 स्टार्टअप जो उस कोहॉर्ट का पार्ट है, उन 10 ने जान लिया कि हम क्या हैं। वो आके फिर पूछता था तो 1 घंटा तो उसका उसमें निकल जाता था। इट्स लाइक कि वो स्कूल में जाकर पहला दिन होता है नई क्लास का, तो हर टीचर आके पूछता है नाम बताओ। नाम बताओ अपना। अब वो पहली क्लास तो टीचर ने ऐसे निकालनी होती है, तो वो 1 घंटा ऐसे निकाल देता था, तो बोरिंग हो गया ना सेशन। तो अब वो पीछे बोल रहा है यार मेरी ना PSO से मीटिंग है, वो मिल रहा है मेरी यार वहाँ मीटिंग है। वो आके मुझसे ना इन्हीं के बारे में, उसके बाद वो आके मैं जब छोटा था तो बड़ी शरारत करता था, फिर मैं बड़ा हुआ, वो अपनी कहानी सुनाता है। फिर उसके बाद वो आता है मुद्दे पे, जब तक वो कहानी बोर हो जाती है। तो भाई अगर या तो वो सुनने के लिए आया वो, तो आप उसको बताओ कि आप क्या करते हैं। वो आया है गो टू मार्केट स्ट्रेटजी, आप बताओ भाई गो टू मार्केट स्ट्रेटजी क्या होती है। एग्जैक्टली। मेरे साथ ये यूनिवर्सिटी में भी होता है। अक्सर औकात यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ भेजे जाते हैं कि यार ये आप ना गेस्ट स्पीकर बुलाएं उनको। तो एक दफ़ा एक साहब आ गए, उन्होंने बोला कि मैं आपको ना USAID के बारे में बताऊंगा, इसकी ग्रांट कैसे रिसीव करते हैं। 1.5 घंटे के सेशन में हाजी साहब ने कुछ नहीं बताया। उन्होंने पहले एक पर्चा दे दिया, इसको करो। वो बच्चे उल्टा सीधा काम करते रहे, तो ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था कुछ ना, बोल रहा है पहली लाइन ही नहीं पढ़ी, ये सब कुछ करना ही नहीं था। 1.25 घंटा उन्होंने ज़ाया कर दिया उसमें। अच्छा भाई ठीक है। और उसमें फनी एलिमेंट था तो IQ एक, लेवल टेस्ट कर रहे थे क्या? हाँ एग्जैक्टली ना भाई, ग्रांट बताने के आओ, ग्रांट का बता दो। उसके बाद अच्छा भाई तुम आ जाओ उठ के। अब वो बच्चे पिछले 7 सेमेस्टर से उन्हीं को सुन रहे हैं, अपने आपस में सब बिजनेस जानते हैं। अब तुम बताओ बिजनेस अच्छा ये करते 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 वो फालतू बातें उन्होंने करी। तो मैंने ही बोला भाई आप आए थे ग्रांट का बताने के लिए, तो बच्चों को ये तो बता दो कि ये ग्रांट में अप्लाई कैसे करें। तो उन्होंने 10 डॉक्यूमेंट के नाम लिस्ट डाउन करे कि ये 10 डॉक्यूमेंट जमा करके USAID की वेबसाइट पर अप्लाई कर दो। मैंने कहा ये काम आप पहले एक ब्रोशर में दे के चले जाते कि ये लो ब्रोशर, इसमें 10 नाम चीज़ें लिखी हुई, ये करके चले जाओ। उसमें से कोई 2 चीज़ आप सिखा के चले जाते कि यार आपके ऑडिटेड रिपोर्ट चाहिए होते हैं हमको, ये कैसे बनते हैं। तो यार उसके लिए कुछ नॉलेज होती, लेकिन टाइम पास करके चले जाते हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट आता है थोड़ा सा। वैसे ट्रेनर जो है वो सही तरह खुद ट्रेन नहीं है क्या? क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि आजकल तो लोगों का फोकस पैन इतना कम हो गया है, वो डायरेक्ट सोल्यूशन मांगते हैं। अब इन हालात के अंदर अगर वो ये तफरियाँ करेंगे, पर्चे दे रहे हैं, गलतियाँ निकाल रहे हैं, उसके अंदर तो लोग तो सुनेंगे नहीं। पता नहीं यार, बुरा मान जाएंगे लोग मैं बोलूँगा तो, लेकिन ऐसा नहीं है, लिटरली ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो जिन ट्रेनर्स को बुलाया जाता है जिस भी सेशंस के अंदर, ठीक है ना, उनको पैसे तो देते नहीं है आप लोग, ठीक है ना। क्या होता है भाई, आओ यार ट्रेनिंग करके चले जाओ, ठीक है। अब वो आया हुआ है कि यार मैं आऊँगा, थोड़ी देर बैठूंगा, मैं चला जाऊँगा, उसकी तस्वीर आके सोशल मीडिया पे, वो भी खुश है। तो एक्चुअली में ट्रेनर नहीं होता, वो किसी जगह पे देखा गया होता है कि हाँ यार ये अच्छा काम कर रहा है तो उसको ही बुला लेते हैं, ठीक है ना। तो वो आ गया, उसने बात करी, वो चला गया। उसकी ये ट्रेनिंग नहीं हुई भी कि ट्रेन कैसे करना है, ठीक है ना। एग्जैक्टली मेरी भी नहीं हुई भी ना। मुझे भी अगर आप कहीं पे बुलाओगे कि यार आके बता बच्चों को ना पिच डेक बनाना सिखा दो, तो मैं पिच डेक कैसे बनती है शायद ये तो अच्छा बता दूंगा, लेकिन उसको हैपनिंग क्लास कैसे रखना है, कच से बच्चों को मोटिवेट रखना है, मुझे बोरिंग सेशन नहीं देना है, ये सब चीज़ें स्टार्टअप में नहीं आती, स्टैंड अप कॉमेडियन में आती है, ठीक है ना। स्टार्टअप को जो चक्कर है ना उसमें नहीं आती। इट्स लाइक ये कि हो सकता है आप चीज़ के एक्सपर्ट हो, पर ज़रूरी नहीं है उसके अच्छे टीचर भी, उसके अच्छे टीचर भी हो, ठीक है ना। तो ये एलिमेंट रहता है कि यार वो आके बोरिंग बातें करते हैं, तो उनको चाहिए। मेरा ट्रेनर्स उमैर जालियावाला को आप जानते ही होंगे, मैं उनका भक्त हूँ, ठीक है ना। मेरा पहला स्टार्टअप छोड़ने का रीज़न उसकी एक वीडियो थी जिसमें उसने बोला था कि अपना बिजनेस आइडिया 4 गधों को बताओगे तो वो तुम्हें अपने लेवल पे लेके चले जाएंगे, ठीक है ना। तो मैंने बोला यार मैं तो कहीं गलत जगह पे हूँ, ठीक है ना, तो लेट्स डू समथिंग एल्स। तो उसको मैं बोलता हूँ, अच्छा दोस्त भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने उनको काफ़ी दफ़ा अप्रोच किया, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बातचीत अच्छी हो गई है, मैसेज एक्सचेंज हो जाते हैं। मेरे लिए तो ये अच्छी बात है ना, उमैर जालियावाला अच्छा ट्रेनर है यार। आप उसका सेशन देखो, वो बुढ़े अच्छी जगहों पर जाके जब वो सेशन देता है, मैंने कभी नहीं देखा कि उसके सेशन में एक बंदा भी उसकी चीज़ों का जवाब ना दे। होता है ना, हम जगह जाते हैं भाई, सारे लोग हाथ उठाते हैं जिन्होंने ये काम किया हुआ है, तो लोग हेजिटेट हो रहे होते हैं, उसके सेशन में नहीं होता, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग हुई हुई है कि ट्रेनिंग कैसे करनी है। वो कौन सा स्कूल है, वो इनका ना बिजनेस स्कूल है, एक आर्ट स्कूल है कोई, जिसमें ये सारे काम होते हैं कि ट्रेनर को ट्रेनिंग करना सिखाई जाती है। वो एलिमेंट मिस है, जिसकी वजह से NIC के अंदर या जिस भी इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर जब एक्सपर्टीज सिखाई जाती हैं तो वो कुछ मिस कर जाते हैं। अब एक फाउंडर इंस्टीट्यूट का एक प्रोग्राम है, $600 का है, अब शायद महंगा हो गया होगा। NIC फ्री में करवा रहा है, NIC कराची पे करके। स्टार्टअप फाउंडर लेने को तैयार नहीं है कि उसमें पढ़ना है, उसमें होमवर्क करना है, उसमें असाइनमेंट्स मिलते हैं, उसमें काम मिलता है। स्टार्टअप फाउंडर बोलता है यार इससे जान छुड़ाने के लिए तो मैं धंधा करने आया हूँ, तुमने फिर मुझे क्लास में बैठा दिया, तो वो भागता है। और बड़ी मुश्किलों से लोग फाउंडर इंस्टीट्यूट का
इवन मुझे इंसियाद की जो यूनिवर्सिटी है उसमें NIC कराची के थ्रू ही इंसियाद में मुझे एडमिशन मिल गया। जब मैं गया मैंने 2 क्लासेस में देखा, मैंने बोला यार ये तो बहुत बोरिंग है, मैं इतना टाइम स्पेंड नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो मैंने वो छोड़ दिया, वरना अच्छी यूनिवर्सिटी से अच्छा प्रोग्राम हो रहा था। लेकिन मैंने बोला नहीं यार ये अभी एक्चुअली में धंधा करना था ना, पैसे कमाने थे, तो वो हम शायद उसको गलत एंगल से देखते हैं कि यार ये हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो हम नुकसान कर जाते हैं अपना, जो कि मैंने अब देखा है कि अब नहीं करना चाहिए ऐसा। हमें वो सेशंस लेने चाहिए, बोरिंग से बोरिंग सेशन भी कुछ ना कुछ आपको ट्रेनिंग देके चला जाता है। तो ये एक इसलिए शायद टर्म्स से स्टार्टअप फाउंडर्स मिस कर जाते हैं कि यार एग्जैक्टली टर्म्स, वो आते हैं ट्रेनर्स, वो सिखाते भी हैं, सुनने वाला मोबाइल में लगा होता है। सही बात। अच्छा, हमने बात करी थी कि स्टार्टअप एक्सपेंड करने में या स्टार्टअप शुरू करने में क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जिसमें हमने तस्करा करा है कि भाई हम एक्सेल शीट पे जब बनाते हैं तो हम दिखाते हैं 100 सेल होगी, फिर 2000 हो जाएगी, 3000 हो जाएगी, और एक्चुअली ऐसा हो नहीं रहा होता। तो क्या बेसिक फैक्टर्स है, डिफरेंसेस क्यों आते हैं इतना? क्योंकि वो रियलिटी बेस्ड नहीं होता, वो तो एक्सेल शीट के फॉर्मूला लगे होते हैं कि हमने लगाया कि पहले महीने मेरे 10 ऑर्डर होंगे, दूसरे महीने इंशाल्लाह ताला मेरे 50 होंगे। इंशाल्लाह ताला मतलब मार्केट रिसर्च एब्सेंट होती है। आपने सही पकड़ लिया कि मैंने इसलिए इंशाल्लाह लगाया था कि इंशाल्लाह ताला मेरे 50 हो जाएंगे और इंशाल्लाह मैं 50 से मैं 10x ग्रोथ लगाऊंगा। अब वो 10x ग्रोथ इनटू मल्टीप्लाई करके पूरे 4 साल 5 साल पहले ऐसे ही एक जो माउस का एक कर्सर होता है उससे खींचता है और नीचे लिखता है पर ऑर्डर रेवेन्यू कितना होगा। सही, तो पर ऑर्डर 1000 रुपये होते हैं, नीचे तो प्रॉफिट आ जाता तो है। मार्केट रिसर्च होना चाहिए ना इसके पीछे। तो यार मार्केट रिसर्च करना किसने सिखाई है? ओके, अगेन हम वहीं आ जाएंगे कि वो बेसिक नॉलेज तो है नहीं, नॉलेज तो बस है ही कूद नहीं, पड़े समझ। कूद पड़े, मैं भी कूद पड़ा था। मार्केट रिसर्च आज भी करने के लिए जाएंगे तो क्या टूल कौन से हैं, हमें तो टूल नहीं पता। मार्केट रिसर्च के लिए अगेन एक एजेंसी हायर करेंगे जो हमारे लिए मार्केट रिसर्च करके हमको देगी, हमें वो अच्छी नहीं लगती। हमें अगर मार्केट एजेंसी, हमारी एजेंसी हमें बताती है कि मार्केट रिसर्च आपकी ये कहती है, हम बोलते हैं नहीं यार हम जो बोल रहे हैं वो करो, सही तुम जो बोल रहे हो तुम गलत बोल रहे हो, ठीक है, तुम तो पैसा नुकसान करवा दोगे, बाद में आके वो पता लगता है सही तो बोल रहा था यार, वो उसकी बात सुन लेते, ठीक है ना। तो भाई मार्केट रिसर्च की पूरी टीम्स बैठी होती हैं। हाँ, ये तो लिटरेसी का इशू होगा ना, स्टार्टअप लिटरेसी की। स्टार्टअप लिटरेसी नहीं है लोगों, वरना लोग मैकेंजी को लाते हैं सिर्फ ये बताने के लिए करना क्या है, उसकी कैसी ग्रोथ होगी, आपके क्या होंगे। इवन सिलिकॉन वैली में यही शायद अल्लाह करे हम भी वहाँ जाएं और हमें भी कुछ वहाँ से सीखने को मिले। वहाँ का स्टार्टअप क्यों सक्सेसफुल है, क्योंकि वो पहले तो ट्रेनिंग देते हैं, स्किल्स भी देते होंगे यकीनन, पैसा बहुत होता है बंद करने के लिए, ये भी बहुत पैसा भी मिलता है, और स्टार्टअप फाउंडर्स को कनेक्ट कराते हैं ना कि यार ये वाला बंदा मार्केटिंग रिसर्च का एक्सपर्ट है और आप टेक के एक्सपर्ट हो, भाई जुड़ जाओ, ये फाइनेंस की चीज़ जानता है, आप भी इसका जुड़ जाओ। अब 3 टीम एक्सपर्ट्स की है, यहाँ नहीं है। इवेंचुअली मैं सॉरी टू से मैं बता रहा हूँ कि हम मेरी पहली टीम में जिस बंदे को थोड़ा बहुत फाइनेंस का काम आता था वो CFO था, थोड़ा बहुत, ठीक है, जिसको इलिस्ट्रेटर पे फोटोशॉप का काम आता था हम में से वो CMO था, और मैं क्योंकि दुकान चलाता था तो ऑपरेशंस आते थे मुझे थोड़े बहुत, तो मैं COO था, ठीक है ना। और मैं एक बंदे को जानता हूँ, वो रिश्ते लेने जाता तो बोलता था मैं कंपनी का GM हूँ, क्योंकि उसकी कंपनी ऊपर कोई था नहीं, वो एक नीचे था, उसके नीचे 2 बंदे काम करते थे। तो भाई पोस्ट से डिफाइन नहीं होता एक्सपीरियंस ना, उसको समझाने के बाद उसको समझ में आ गया भाई GM आपको पता है ना, नीचे 25 डिपार्टमेंट, उसके नीचे 25 मैनेजर, फिर उसके 500 लोग हैं। COO कंपनी का मतलब ये कि नीचे जो है ना वो कम से कम 2000 बंदे के लिए वो ऑपरेशन मैनेज कर रहा है, वो CEO है, बंदे कोई है नहीं नीचे। आपने अलकरम पे जाके कार्ड छपवा लिया मैं COO हूँ और सर ये मेरा कार्ड है मैं CEO हूँ। तो वो हमारे यहाँ जो है ना लिटरेसी फैक्टर वाकई में बहुत सारी चीज़ों का नहीं है, उसमें सारी गलती स्टार्टअप फाउंडर्स की है, सारी गलती। भाई NIC कराची की बात करें ना, अगर भाई बिजली का बिल तो भर रहा है ना, शायद वो ट्रेनर को भी पैसे दे के बुलाता होगा, कुछ ऐसे ही आ जाते होंगे और अच्छे पैसे भी देता होगा ट्रेनर्स को, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया जाए तो आपकी जगह बैठने के पैसे, आपकी प्रिंटिंग के पैसे, सारे 10 बंदे 15 बंदे हायर किए हुए, चाय पिलाने वाला है, सब कुछ है, बिल्डिंग का रेंट है, 5 अरब रुपये खर्च कर दिए, तो वो आपको सिखाने के लिए करे थे, आपने नहीं सीखा, तो इसका मतलब है यार इट्स योर फॉल्ट, ठीक है ना। उनका शायद थोड़ा बहुत फॉल्ट ये होगा, करिकुलम और अच्छा बना सकते हैं तो शायद और अच्छी ट्रेनिंग कर दें। तो वो एक 2 साइड जो है ना चलती है कि स्टार्टअप फाउंडर कहाँ गलती करते हैं। तो अगर सीखना शुरू कर दें तो यार यूट्यूब पे सीख लो यार, ठीक है ना, जाके लिख दो वेबसाइट कैसे बनती है तो मुझे आ जाएगी वेबसाइट बनाना, लेकिन हम नहीं करते, ठीक है ना। मुझे बड़ा अफसोस होता है, मुनीब मायर की मैं वीडियोज़ देखता हूँ, 1500 2000 5000 व्यूज़ होते हैं, ठीक है ना, लेकिन यार अगर आपको स्टार्टअप चलाना है तो उससे बेहतर बंदा कौन है। यहाँ लोग फैमिली व्लॉगिंग सुने में, चले मैं अगेन बोलता हूँ वो करते रहो, मैं तो नहीं करता, आप ऐसा ना लोग समझेंगे मैं भी करता हूँ इसलिए मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। मतलब भाई वो कर रहा है जो कर रहा है, लेकिन जो आपके काम की है वो भी तो सुन लो ना, ठीक है ना, कि हाँ यार
कोई भी टेक्नोलॉजी के ऊपर आपने AI पे सीखना है, आपने डीप सीक के बारे में कुछ सीखना है, यूट्यूब है, आपको एडसी आजकल चल रहा है, नया कुछ आ गया है, वो भाई विल होना चाहिए सीखने की। सीखने के लिए सीखो तो हर चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो लेकिन हमको जाके पैसे खर्च करके वहाँ पे मोबाइल में लग के फिर एक सर्टिफिकेट लेके वापस आना है, ये हमारा काम है। कि हम, मेरे दोस्तों ने जो मेरे साथ ट्रेड की में थे, उन सब ने एक कंपनी में काम किया और वो कंपनी इस वक्त अमेज़ॉन की टॉप सेलर है, ठीक है। उन्होंने वहाँ जॉब करी, आज उन सबके अपने अपने अमेज़ॉन स्टोर्स हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने राइट हैंड एक्सपीरियंस जो है ना वो वहीं पे ले लिया, जॉब पे, ठीक है ना। वो कोर्स करने जाते हैं ना, आप भी जाते हो, मैं भी जाता हूँ, हम वो कोर्स सही से अडॉप्ट नहीं कर पाते क्योंकि छुट्टियाँ भी होती हैं, क्लासेस मिस भी हो जाती हैं, फिर कभी कभी हमारे को कोई वहाँ पे मिल भी जाता है जिससे हम ज़्यादा टाइम पास करने लगते हैं, तो हमारा कोर्स ज़बा हो जाता है। ट्रेनर को तो पूरे पैसे मिल गए, लेकिन एक्चुअली मैं जॉब पे रहते हुए जो सीख लिया वो उसे मैंने जॉब पे रहते हुए चाइनीज़ सीख ली, ठीक है ना। आई कैन स्पीक चाइनीज़, ठीक है ना, मैं बात कर सकता हूँ, मतलब मैं उनको बता सकता हूँ कि नी हाओ मा वूशे ट्रेड की B2B वांगशन दे अरपा लिंग चोसन चोसन, लेकिन मुझे इतनी आती है जितनी मैं बता सकता हूँ। लेकिन जब वो बोलना शुरू किया मैं थक जाऊँगा, मतलब मुझे नहीं समझ में आएगी वो बोल क्या रहे हैं ना, मैं अपना मैसेज कन्वे कर दूँगा। वो जॉब पे रहते हुए है, तो स्किल तो आपको सीखनी है। स्किल तो मेरे ख्याल से एक कंटिन्यूस प्रोसेस है ना, वो तो बंदा एक्सपीरियंस के साथ एक्वायर करता रहता है। Yes. बट एक बेसिक इस्टेब्लिशमेंट तो जहाँ से बंदा शुरू कर सके, उसको थोड़ा फाइनेंस का ही बताओ, थोड़ा जैसे कि अभी आपने बताया कि वो एक्सेल की लाइन खींच दी और चलो भाई, ऐसे ऐसे तो नहीं होगा। आपको ये तो होता है मार्केट रिसर्च कैसे होती है, वो खुद सैम्पल साइज बना ले, 100 लोगों से पूछ ले यार ये चीज़ बना रहा हूँ, खरीदोगे नहीं खरीदोगे, ये ऐसे कूद पड़ेगा तो ज़ाहिर सी फेलियर रेट तो बहुत ज़्यादा होगा। यार ऐसे ही कूदते हैं सारे, ठीक है ना, क्योंकि वो उसको जो फील होता है मुझे मेरी प्रॉब्लम है, तो मैं जो है ना मेरी प्रॉब्लम थी ना कि बाइक नहीं ठीक हो रही है, तो मैंने अपनी प्रॉब्लम देखते हुए सबकी लॉन्च कर दी। लेकिन मैंने ये नहीं देखा, मेरे टीचर थे, और कितने लोगों की प्रॉब्लम है। हाँ मेरे टीचर थे, उन्होंने मुझे 8th सेमेस्टर में एक चीज़ सिखाई थी कि जेम्स बॉन्ड की गाड़ी किसी ने लॉन्च करने का सोचा कि तुम खरीदोगे नहीं खरीदोगे, मार्केट रिसर्च हुई, हाँ भी खरीदेंगे, उसने लॉन्च कर दी। 2 लोगों ने खरीदी जो इस पर दुनिया के सबसे बड़े, पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासतदान हैं, क्योंकि उनके पास पैसे थे, बाकी सबके लिए महंगी थी, वो नहीं खरीद सके। खरीदनी थी मगर प्राइस चेंज थी, प्राइस उनके हिसाब से नहीं थी, तो वो नहीं खरीद सकते थे। तो ये रिसर्च तो हमने कभी भी नहीं की, मतलब करते भी होंगे तो बस मुझे पता है ना, ये आपको भी पता है कि हम इतनी कर सकते हैं जितनी हमें आती है, कि हम किसी से क्वेश्चन फिल करा लिया, लोगों से बात कर ली। लेकिन मार्केट रिसर्च कुछ और है बॉस, उसका टूल कुछ और है, उसकी इंडस्ट्री कुछ और है, उसके रिजल्ट्स कुछ और हैं, जो कि मुझे लगता है कि अब हम जिस स्टेज पर हैं हम अच्छी मार्केट रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डेटा है। डेटा बताता है कि किस एरिया से कितने कितने के ऑर्डर्स आ रहे हैं हमारे पास, वो सब हम डेटा पे काम करते हैं। शुरू में नहीं था, वेबसाइट बनाई, चलो भाई शुरू हो जाओ। चलो गुड है ये तो, सही सही। अच्छा, स्टार्टअप्स जो हैं, मोस्टली स्टार्टअप आई बिलीव 95% स्टार्टअप्स जो हैं अपने शुरू के सालों के अंदर ही फेल हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या बुनियादी वजूहत होती हैं इसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाते? मार्केट रिसर्च नहीं है ना, सिंपल है, क्योंकि वो मार्केट में आते हैं, पैसे नहीं होते, वो समझते हैं कि हम वो, क्योंकि वो ये सोच लेकर आते हैं कि हम चौथे छठे महीने में ब्रेक इवन पे आ जाएंगे और 8वें महीने में प्रॉफिट में आ जाएंगे। स्टार्टअप नहीं आते, सही। कन्वेंशनल बिजनेस आ जाता है, आप सॉफ्टवेयर हाउस खोल लो, 8वें महीने में मेहनत करोगे आ जाएगा। स्टार्टअप नहीं आएगा। अगर वो स्टार्टअप है तो मतलब कि स्टार्टअप ये नहीं है कि मैंने सॉफ्टवेयर हाउस खोला है तो मेरा एक स्टार्टअप है। तो स्टार्टअप ये है कि आपने कोई इनोवेशन, कोई नई चीज़ आप लेकर आए हो जिसको भी मार्केट में लॉन्च करने के समझने में टाइम लगेगा, तो भाई वो 2-3 साल तक कैश बर्न करेगा, फिर वो आएगा। हम क्या नहीं कर पाते इसलिए क्योंकि भाई घर चलाना है ना, 1 साल तक चलाऊंगा मुश्किल होते, उसके बाद तो बंद करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं बोलूँगा कि बस यार अब जो है ना वो अपना कुछ कर लेते हैं, फिर जब पैसे आएंगे दोबारा शुरू कर लेंगे। तो इसलिए मेरे हिसाब से स्टार्टअप फेल होते हैं कि उनको सबको देख रहे हैं, ये भी स्टार्टअप कर रहा है, वो भी स्टार्टअप कर रहा है, मैं भी कर लेती हूँ, मैं भी तो कुछ कर सकती हूँ। जब वो करती है, स्टार्ट करता है, जब वो चलने लगता है, लोग वाह वाह करते हैं, तस्वीरें आती हैं, सोशल मीडिया भर जाता है, वाह क्या बात है, क्या स्टार्टअप फाउंडर है, बेहतरीन बंदा है, बेहतरीन बंदी है, वो भी खुश, जेब में पैसे नहीं आ रहे होते, तस्वीरें आ रही होती हर जगह पे, लेकिन उससे पैसे से घर नहीं चलता। तो फिर वो बोलता है बस जॉब करो, ख़त्म करो यार कहानी को। तो फिर वो कभी बताता है, कभी नहीं बताता, लेकिन बंद ज़रूर हो रहा होता है। सही बात है। इसलिए वो मेरे ख्याल में मार्केट रिसर्च अच्छी नहीं है, पैसे नहीं है। स्टार्टअप चलाने के लिए पैसे बहुत सारे चाहिए होते हैं, बिजनेस करने के लिए 1 रुपये नहीं चाहिए होता शायद आपको, स्टार्टअप करने के लिए आपको कैश बंद करना होता है, इसलिए वो फेल होता है। सही सही सही। अच्छा, ये जो कैश बर्न करने का इशू है, वो जैसे पाकिस्तान के अंदर हमारे मसला है क्योंकि स्टार्टअप भी कुछ इतना अच्छा नहीं है, और बाहर के जो स्टार्टअप्स हैं वो हम जैसे वो स्टार्टअप्स जिनका हम सुनते हैं वो यूजुअली हमें फेल होते नहीं दिखते। तो इसकी क्या वजह है कि वो लोग ज़्यादा ट्रेंड हैं, या हो सकता है कि उनको पहले से पढ़ा दिया था। मेरा नहीं ख्याल, शायद स्कूल्स के अंदर
ये स्टार्टअप सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाता होगा, या बिजनेस कैसे करना है, या बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती होंगी किसी भी स्कूल के अंदर, शायद पढ़ाई जा रही होंगी अभी, हो सकता है किसी यूरोपियन कंट्री के अंदर पढ़ाई जा रही होंगी, यूएस में पढ़ाई जाती होंगी, अल्लाह आलम। बट पॉइंट इज़ कि वहाँ क्या फेलियर रेट कम है हमसे, या ये फेलियर रेट आपको लगता है यूनिवर्सल है, हर जगह ही यूनिवर्सल है, हर जगह फेलियर लोग रेट fail होते यूनिवर्सल है, ठीक है ना। क्योंकि जब इनोवेशन आएगी तो उसकी जो अडॉप्शन है ना वो तो हर मार्केट में सेम ही है, कहीं पे वो क्विक है कहीं भी वो नहीं है। लेकिन फेलियर तो मतलब गूगल के अपनी 200 से ज़्यादा स्टार्टअप फेल हो चुके हैं यार, या 240 प्रोडक्ट में से मेरे ख्याल में 200 प्लस प्रोडक्ट तो गूगल फेल कर चुका है। तो फेलियर इज़ अ पार्ट, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आपको टेक बनानी आती है फॉर एग्जांपल, तो आप तो फिर आज एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम कर रहे हो, कल को दूसरी पे काम कर रहे हो, एक से दो और दूसरे से तीसरे पे जाके वो कामयाबी आपको दिखेगी। हाँ यार, क्योंकि आप पहले दूसरे में आपने सीख लिया फाइनेंस कैसे मैनेज होगा, टीम, तीसरे में जाके आपको समझ में अब ये गलतियाँ नहीं करनी है, तो वो आगे बढ़ेगा। जहाँ तक रही स्कूल की बात, तो बाहर का तो नहीं पता मुझे स्कूल्स का, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में स्कूल्स में एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई जा रही है, स्टॉल्स लगा के बच्चों से बिजनेस करवाए जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो पढ़ा रहे हैं मुझे नहीं पता वो कितने बिजनेस से इन टच हैं या कितने एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि मैंने देखा अक्सर औकात लोग मुझे इस वक्त गले से पकड़ सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप वीक के अंदर गोलगप्पे बिक रहे होते हैं, खाउसे बिक रहे होते हैं, ज्वेलरी बिक रही होती है, बच्चों तक समझ में आता है। तो फिर आप उसको एंटरप्रेन्योरशिप वीक ना बोलो, आप उसको बिजनेस वीक बोलो कि यार ये स्टार्टअप बिजनेस गाला है, उसको बिजनेस का नाम, एंटरप्रेन्योरशिप का नाम भी देना है। फिर बच्चे मोबाइल की केसिंग बेच रहे हैं उसके अंदर बैठे हुए, और मैं यूनिवर्सिटी लेवल की बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है ना। तो लोग जो सुन रहे होंगे बुरा मान भी सकते हैं, लेकिन शायद उनकी कोई मजबूरी होती होगी एकेडमिक साइड से कि यार हमें मजबूरी, हमें करना तो है। तो भाई खाउसे का कोई काम नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप के वीक के अंदर, बैंगल्स का कोई काम नहीं है, गजरे बेच रही हैं यार लड़कियां बीबीए की 8-7 सेमेस्टर की एंटरप्रेन्योरशिप वीक के अंदर, और हम टीचर्स की मजबूरी है हमारी, हमें भी बोला जाता है भाई यही है, आप तो भाई मजबूरी है, ठीक है भाई, अच्छे कॉज के लिए आप काम करें तो लेट्स डू इट, करते हैं। एज अ फाउंडर, CEO and CEO and at the end mentor, ये डिफरेंट रोल्स को कैसे मैनेज करते हैं टाइम? सारे रोल्स जो है ना वो एक ही हैं, ठीक है ना। मैं एक ही बंदा हूँ और वो है मेंटोर। मैं अगर कंपनी में CEO हूँ तो मैं अपनी टीम को बस सिखा ही रहा हूँ कि भाई ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा। अगर मैं CEO हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, तो मेरा काम सिर्फ यही है। मेरा काम तो नहीं है प्रोडक्शन कैसे हो रही है, मेरा काम नहीं है मैकेनिक पहुँचा नहीं पहुँचा है, मेरा काम नहीं है मशीन में क्या हो रहा है, मेरा काम ये है कि सब कुछ सही चल रहा है, जहाँ सब कुछ सही नहीं चल रहा वहाँ मैं उसको ठीक करूँ, या मैं दूसरे रोल में अपनी बिजनेस डेवलपमेंट की बात करूँ। तो या तो मैं मेंटोर हूँ या मैं बिजनेस डेवलपर हूँ, क्योंकि आज भी मैं अपने हर स्टार्टअप में या कारोबार में बिजनेस डेवलपमेंट ही कर रहा हूँ बैठा हुआ, कि यार बिजनेस ग्रो कैसे करना है, क्योंकि वो कोई और अच्छा नहीं कर सकता मुझसे, ठीक है ना। उसके लिए स्ट्रैटेजी बनानी है, उसके लिए फंडिंग करनी है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट लेनी है, उससे लोगों से बात करनी है, या तो मैं वो कर रहा हूँ या मैं मेंटोर हूँ, ठीक है ना। बच्चों का हूँ, स्टूडेंट्स का हूँ, अपनी ऑफिस के अंदर अपने एम्प्लॉयज़ का हूँ, अपने छोटे भाई का हूँ, जिसका भी हूँ, वो मेंटोर तो हर जगह पे अपने आप को फील करता हूँ मैं, शायद थोड़ा बहुत हूँ मेंटोर फॉर लाइफ। मेंटोर, चाहे वो उसकी शादी क्यों ना हुई हो भाई, तो वो सही बात है। मेंटरशिप के लिए आता है, दादा कुछ टिप शिप चाहिए क्या तो मैं दे देता हूँ। सही सही। तो ये सीन है। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान शार्क टैंक में भी आपका जाना हुआ, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो एक्सपीरियंस मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, और मैंने इससे पहले भी एक मेरी पॉडकास्ट हुई थी, उसमें ये मैंने बोला था कि इंसान को अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खान नहीं समझना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, पिच डेक्स भी पढ़ाता हूँ, और मैं पता नहीं मैंने कितनी पिच डेक्स दी हैं, कितनी इन्वेस्टर से मैं मिल चुका हूँ, कितनी पिच डेक्स मैं अपनी चेंज कर चुका हूँ इन्वेस्टर को देखते हुए। तो मुझे लगता था कि यार मैं जाऊँगा, पैसे मांगूंगा, मना कर देंगे या दे देंगे। वहाँ पे चेंज गेम ये था कि 5 VC बैठे हुए थे, हमारा जिनसे पाला आज तक पड़ता था वो इन्वेस्टर्स होते थे एंजल, उनके पास छोटे फंड्स होते थे, उनके पास एक मतलब वो भी VC टाइप चले जाते थे, लेकिन वो वाले मामला नहीं होते, बैठे हुए उन्होंने चीर फाड़ कर देना था। ना मुझे अंदाज़ा था कि इस लेवल पे बात चली जाएगी। तो वो हुआ क्या, मतलब एक कह सकते हैं आपके, मतलब मैं घबरा गया, वो घबरा गए, वो तो नहीं घबराएंगे खैर, उनके तो पैसे, ठीक है ना। तो अच्छे खासे कैमरे, इतने सारे बम्बार्डमेंट वाले सवालात, तो नंबर्स मेरे आगे पीछे हो गए। मैंने जो महीने का जो मेरा सेल्स थी वो मैंने साल पे कोड कर दी, जो साल की थी वो 5 साल पे कोड कर दी। सामने वाले वैल्यूएशन कुछ और समझ बैठे, मैं 70 करोड़ की बात कर रहा था वैल्यूएशन की, वो 700 करोड़ समझ बैठे, आई डोंट नो कैसे। मैंने बोला मैं 7 करोड़ रेस कर चुका हूँ, तो वहाँ पे सवाल आया 70 करोड़ रेस कर चुके हो। मैंने नहीं यार मैं 7 करोड़ रेस कर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतने अमाउंट रेस कर चुका हूँ जितने मैं वहाँ मांगने के लिए गया था। लेकिन वो अच्छा एक्सपीरियंस यूँ नहीं रहा कि वो नंबर्स आगे पीछे हो गए, मैं भी घबरा गया। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं
ऐसे करके लोगों को वहाँ रोकता, बोलता भाईजान रुक जाओ, दोबारा करते हैं इसको, रीटेक करते हैं, मैं दोबारा से पूरी पिच देना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में नहीं आया वो बात ना। मैं बाहर आके ना, मुझसे लोगों ने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा यार मुझे समझ में नहीं आ रहा अंदर क्या हुआ, क्या बात हुई, क्या हम कुछ और बात करें उनसे कि भाई हमारी पोस्ट मत करना। मैंने मुझे याद ही नहीं आ रहा मेरी क्या बात हुई है, मुझे इतना पता है कि बर्बादी हो गई, सही, बर्बाद करके आ गया मैं सब कुछ। लेकिन उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि मेरी, तो आप घबराए क्यों, आप तो बड़े एक्सपीरियंस बनते थे। यार पता नहीं क्या हुआ ना, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि वो, क्योंकि 5 लोग इधर से भी सवालात कर रहे थे ना, तो पता नहीं कौन से नंबर्स आके पीछे हो गए। मैंने बोला यार मैंने ये क्या क्या बोल दिया, ठीक है ना। 2 लोग तो प्रॉपर वीसी हैं, ठीक है, आपके राइट पे बैठे हैं और लेफ्ट पे बैठे हैं, उनके सवाल चुपते हो सकते हैं। ऐसे मैं कहा था उन्होंने स्टार्ट के अंदर कहा कि आपने बिजनेस के बारे में बताया, ठीक है, आप वैल्यूएशन आई गेस कितनी % इक्विटी ऑफर कर रहे थे। हमने 7 करोड़ मांगे थे 10% पे, तो हमने 70 करोड़ की वैल्यूएशन पे बात करी थी। सही, ठीक है। वहाँ पता नहीं कैसे रोमाना दादा जो बैठी हुई थी उसने मुझसे पूछा कि ये 700 करोड़ की जब वैल्यूएशन कर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा, आई वाज लाइक कि मैं ये भी ना बोल पा रहा हूँ कि भाई मैं 700 करोड़ की वैल्यूएशन मांग ही नहीं रहा, मैं तो 70 करोड़ मांग रहा हूँ, आपने 700 करोड़ कैसे समझ ली, वो मुझे अभी तक नहीं पता, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग तो हुई थी कुछ 1.25 घंटे की ना, आई वो 10 मिनट की। अब मैंने उसमें क्या बोला ऐसा कि वो उसको लगा कि 700 करोड़ की वैल्यूएशन, क्योंकि वो 10-15 मिनट देख के तो ऐसा लग रहा है कि आप गए, आपने कुछ मांगा और आपने जो पिच किया उसको लेके आप ही क्लियर नहीं थे। और जैसे इन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किए आप बैकफुट पे आ गए, ठीक है। और लास्ट के अंदर जो इन्वेस्टर थी, आई गेस कोई खातून थी जो एक अलीना एडटेक इन्वेस्टर है, सही है, तो उनको आपने ही कहा कि आपके पास ऑफर है तो पिच कर दें भाई, तो उन्होंने कहा नहीं मेरे पास ऑफर नहीं है, और ऐसे एग्जिट हुआ, जो कि काफ़ी कंफ्यूज लगा। बिल्कुल ऐसे, तो वो नंबर्स कैसे हुआ ना। लेकिन उसके बाद क्या, वो सारे वीसीज अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मार्केट में थे, तो अब वो इन टच हैं पर्सनल लेवल पर कि भाई क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। उनका यही फीडबैक था कि अपनी वैल्यूएशन पे काम करना है, जो कि बेसिकली आपसे आने से पहले बात जो हो रही थी कि भाई फाइनेंस में हम लोग स्टार्टअप्स को गाइड कर रहे होते हैं कि भाई वैल्यूएशन कैसे बतानी है, जो हम पूरी इस पिच के अंदर भी शायद यही बात कर रहे हैं कि यार मैं तो फाइनेंस का बंदा ही नहीं हूँ ना, ठीक है ना। अगर मुझसे कोई बंदा पूछेगा तो मैं एक लेवल तक आंसर कर पाऊंगा, उसके बाद मुझे CFO चाहिए अपना, ठीक है ना। उसके लिए हमने क्या किया था, हुक्म जनाब जो मेरा पहले दूसरा स्टार्टअप था जिसके बाद अब मैं कासिम हो गया, वो ख़रीद लिया US कंपनी ने। हुक्म जनाब के टाइम पे मैंने अपने साथ एक बंदा रखा हुआ था जो कि इस वक्त किसी वज़ीर का सेक्रेटरी भी हैं, आई थिंक क्या नाम है उनका, खुर्रम शहजाद, अल्फा बीटा को, ठीक है ना। वो मेरे साथ थे और उस वक्त मुझे बड़ी सपोर्ट थी, ठीक है ना। मैंने गलती करी, उनका हाथ छोड़ा, अब हाथ ऐसा नहीं कि जुदा हो गया हम लोग बड़े अच्छे हम, लेकिन वो क्या हुआ कि अब वो नहीं चल पाया, तो वो भी अपने कामों में बिजी हो गया, मैं भी बिजी हो गया। लेकिन काफ़ी जगह पे जब वो मैं उनके साथ जाता था ना, बोलते भाई बंदे से मिलो, बिजनेस की बात मुझसे करो कि फाइनेंशियल्स क्या है, बंदे से मिल लो, बंदा समझ में आता है, पैसे लगाओ, ठीक है ना। तो वी हैव साइंड अ टर्म शीट विद खुर्रम शहजाद, 1,25,000 की टर्म शीट डॉलर्स की हमने साइन करी हुई रखी हुई आज, जिस पे दूसरी कमिटमेंट है कि दूसरी इतनी ही और ले आओ और ये पैसे ले जाओ। पुरानी बात हो गई थोड़ी सी, अब वो शायद इन्वेस्टर बैक ऑफ हो जाए, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह साइन करी। फिर मैं सऊदी गया लीप में, वहाँ पे एक इन्वेस्टर मिली, उसने मुझसे बात करी कि हम पाकिस्तान आएंगे, वी विल डू इट समथिंग और फला फला। लेकिन इवेंचुअली एयरलिफ्ट का टाइम आया, वो बैक ऑफ हुई, फिर कार फर्स्ट हुई, फिर वाह और फिर सबने देखा पाकिस्तान में स्टार्टअप्स का क्या हुआ, तो वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर तो वैसे ही बैक ऑफ हो गया। तो पाकिस्तान में जो सपोर्ट आई वो समझ में आया कि यार वी नीड अ गाइड जिसको वैल्यूएशन के बारे में बात करना आती है, अगला बंदा जब बोले ना क्या बात कर रहे हो तो वो उसको डिफेंड कर सके। तो डेट्स द केस जो कि मुझे वहाँ फील हुआ कि मुझे अकेला नहीं होना चाहिए था, शायद मुझे टीम मेंबर साथ होने चाहिए थे, तो शायद मैं अपनी गलतियों को वो कवर कर जाता, ठीक है ना। इवेंचुअली वो चीज़ एलिमेंट में आई और वो एपिसोड ख़राब गई, लेकिन उसने अगेन, हमने तो अभी बोला कि हम सीख रहे हैं, तो उसने एक सीख दे दी। अब जब किसी से बात करेंगे या तो नहीं करेंगे या हाई लेवल बात करेंगे, मतलब हाई लेवल का मतलब है तैयार हो तो बात करो, नंबर वरना हाँ नंबर अटे होने चाहिए, नंबर्स की वर्किंग अच्छी हुई है तो भाई जिसने नंबर पे वर्किंग करी उसको बिठाओगे। हाँ, ये कॉन्फिडेंस भी बड़ा मैटर करता है। सही, ये पोर्टर पाकिस्तान के औरंगजेब भाई जो थे, जब उन्होंने अपने नंबर पिच किए तो ही वाज क्वाइट क्लियर कि वो क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, और दूसरा जो पार्ट था वो उनकी बार्गेन था, बार्गेन नहीं करने दिया। अगेन ही इज अ गाय जो कि एक्सपीरियंस है ना, अगेन दराज में काम कर चुके, वो सब कुछ करे, तो बंदे के अंदर टाइम से, जैसे हमने बात की ना 1 से 2, 2 से 3, और अब माशाल्लाह काम करते करते टाइम हो गया, तो ही इज एक्सपीरियंस गाय। तो सेम गोस फॉर सराफ बिलाल भाई, वो भी बड़े कॉन्फिडेंट थे नंबर पे, उन्होंने नंबर यार उनके अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, इतने अरबों का काम और इतने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट, तो फिर तो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो वो तो बनता है कि वो तो ऑफ कोर्स, और वो एक बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं वो तो। खैर, अच्छा, पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर इन जनरल सर्विस बेस्ड प्लेटफॉर्म्स का क्या फ्यूचर देखते हैं?
आई थिंक नहीं है, बहुत बुरा हाल है। मतलब पैसे नहीं है देने के लिए ना सर्विसेज के अगेंस्ट में। देखो सर्विस देने के लिए कोई बंदा चाहिए होता है, ठीक है ना। मैं आज सोच रहा था या हाँ आज मैं वीडियो देख रहा था कि एक बंदा बोल रहा है कि नाइकी जो है वो जूते नहीं बेचता, वो कंफर्ट बेचता है। एप्पल जो है वो फ़ोन नहीं बेचता, वो ब्रांड बेचता है या ऐसी कुछ था। तो मैंने सबको देखा, जितने भी नाम उसने 5-6 लिए सबके सब प्रोडक्ट थे, ठीक है ना। सर्विस में कोई नहीं था। क्यों? सर्विस देता है एक इंसान। जब ह्यूमन बीइंग बीच में आता है ना तब सब कुछ ख़राब हो जाता है। मैंने बेहतरीन ऐप बनाई हुई है, ट्रैकिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन राइडर मेरे घर पे आके बोलता है सर ऐप कैंसिल कर दें, मैं आपकी चीज़ डायरेक्ट छोड़ के चला जाऊँगा। तो बात ख़त्म हो गई सारी। सही बात। मैं घर पे डिलीवरी कर रहा हूँ, वो लड़का घर पे आया, उसने बोला सर नेक्स्ट टाइम राइड नहीं कीजिएगा, मैं हर रोज़ आपको लेके चला जाऊँगा। नंबर अब ख़त्म हो गई ना सर्विस का काम। बंदा जा रहा है, मेरे मार्केटिंग के पैसों पे उसको लीड मिलती है, एंड में उससे डायरेक्ट हो जाता है। तो इतनी लीकेज है। जूते का थोड़ी करेगा, जूता ऑर्डर आ गया तो जूता पहुँचेगा, जूता ही जाएगा, जूता बनाने से रहा वो, तो उसको जूता दोबारा ऑर्डर करना है। इसलिए ई कॉमर्स का बिजनेस है। सर्विसेज में बहुत ज़्यादा लीकेज है। ह्यूमन बीइंग हमारे जैसे ही इंसान लोग हैं, हमें भी कहीं मौका मिलता है, हम भी चोरी करने से नहीं छोड़ते यार। कहीं कहीं हमें मलामत ज़रूर होती है, लेकिन हम ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देते हैं या कुछ भी करते हैं तो फिर वो भी जाके देखता है। तो सर्विस के एलिमेंट में या तो भाई चेपे लगाना शुरू कर दो इंसान के अंदर, वरना बहुत बड़ी ट्रेनिंग चाहिए, बहुत बड़ी ट्रेनिंग चाहिए कि बंदे को जाके ट्रेन करो, उसको पहुँचाओ, उसको बोलो कि भाई इसके हलाल कमा लो, ठीक है ना, या टाइम पे पहुँच जाओ, ठीक है ना, साफ़ सुथरे हो जाओ, ठीक है ना। मतलब हमने अभी लिटरली अभी अपने लड़कों को भी खाने पे बुलाया सबको, सिर्फ इसलिए कि भाईजान कस्टमर के पास जाओ तो टाइम पे पहुंच जाओ। एक मकसद था उन सबको खाना खिलाने का कि भाई कस्टमर के पास टाइम पे पहुंचो। तो ये मसला ऐसा तो नहीं, कौमी मसले हमारे के वक्त पे नहीं पहुंचते, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने कितने बजे बुलाया था मुझे? तो ये तो मगर सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री का ये तो हमने स्पेसिफिक पाकिस्तान की बात करी, दुनिया के क्या हालात है? दुनिया में भी ऐसी है यार। मैं दुबई गया, सऊदी गया, वहाँ पे भी बुरा हाल है, ठीक है ना। टाइमिंग किसी को कोई सरोकार नहीं है यार कि टाइमिंग क्या है। रूल्स फॉलो होते हैं सिर्फ, बस इसके, क्योंकि वो रूल्स पकड़े जाते हैं ना। इसके अलावा करप्शन वहाँ पे हाई है, लोगों की चोरी चकारी वहाँ पे हाई है। ऑफ कोर्स चोरी चकारी नहीं हो पाती क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे सिक्योरिटी शायद ज़्यादा है, लेकिन जहाँ पे कम है वहाँ पे हो जाती है। तो मैं दुबई गया, मैं सऊदी गया, मैंने देखा है जिन लोगों से मिलता हूँ वो अगर फॉर एग्जांपल एज अ ह्यूमन बीइंग किसी जगह पे बैठे हुए, फॉर एग्जांपल वो काउंटर पे बैठा हुआ है, तो वो टाइम पास तो कर रहा है पूरा, ठीक है ना, क्योंकि वो ओन नहीं करता ना उस बिज़नेस को। स्टॉल पे बैठा हुआ तो बोल रहा है बस ठीक है सही है, वो इधर उधर की बातें कर रहा है। चाहे वो इटली के, मैं जाइटेक्स में मैं इटली के उस पर काउंटर पर गया, वहाँ पर भी जो लोग बैठे थे दे आर मेकिंग फन, पार्टी कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, बस आइए लो भाई जाओ ठीक है सही है। बस जब कोई चीज़ वहाँ पे रश कहाँ पे, यहाँ पे कोई चीज़ बट रही है, लोग गिफ्ट्स लेने के लिए बैठे हुए। मतलब मैंने देखा इवन जाइटेक्स के आखिरी दिनों में अरबी जो है ना, वो जो अरबी लड़के घूम रहे थे स्टॉल पे, कुछ है, कुछ गिफ्ट्स वगैरह हैं, कुछ हमारे लिए गिव अवे। अरे भाई हमने भी लिए, हमें लोग देते थे तो हम ले लेते, लेकिन ढूंढने के लिए लोग निकले हुए थे यार। पूरी आबादी इसलिए जाइटेक्स में घूम रही थी कि वहाँ से गिफ्ट मिलेंगे, पेन पेपर बॉल। आखिर में हमारे दोस्त यार जमा हो गए थे, वो भी हरकतें शुरू कर दी थी। लेकिन इसी तरह चल रहा है दुनिया भर में यार। और इवन हम तो देखते हैं कि यार मतलब इवन बात करें बाहर मुल्कों के मेयर्स की जो गए हैं अभी रिसेंटली, वो भी यही बोल के गए कि भाई मेरे बेटे को कुछ नहीं बोलना है तुमने आगे जाके, मेरे भाई को कोई केस नहीं होगा, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे है वो सब जगह पे थोड़ा सा रिफॉर्म है, थोड़ा सा कम है, थोड़ा कहीं ज़्यादा है। लेकिन हाँ जहाँ पे AI पे काम हो रहा है, यहाँ पे टेक पे काम हो रहा है, वो चीज़ कवर्ड है। बाकी जितना काम हो रहा है वो सब वहाँ पे करप्शन हाई लेवल है। चाइना की आप एग्जांपल लें, मैं जब ट्रेड की में जॉब करता था तो चाइनीज़ पता नहीं नाराज़ हो जाएंगे यार, सब चोर है वहाँ पे भी। ऐसा लगता था कि हमसे बड़े जो है ना वो वहाँ पे भी, क्योंकि लोग तो है इंसान ही ना। एक ऑर्डर आया था हमारे पास और उसमें वो था कि 2 GB का एक ऑर्डर था, 2 GB की USB का, मतलब 8 GB की USB का ऑर्डर था। तो वो ऑर्डर आ गया, सैंपल आए, सैंपल अप्रूव हो गए, सब कुछ हो गया, कंटेनर शिप हो गया। कंटेनर जब शिप हो गया मार्केट में गया तो सब बोल रहे हैं यार ये तो 8 GB है ही नहीं। तो पता लगा सॉफ्टवेयर डला हुआ था, 2 GB की USB को 8 GB का हार्डवेयर शो करके पूरी USB मार्केट में सेल कर दी चाइनीज़ ने, पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। तो हर जगह तो है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। दैट्स आई थिंक इंसानों का मसला ये तो सर। मतलब सारे इंसान जहाँ इंसान होंगे वहाँ होगा। आप रोबोट्स को ले आओ शायद बेहतर हो जाए सब कुछ। चले सही है। अच्छा, नेटवर्किंग की कितनी इंपॉर्टेंस देखते हैं बिजनेस में? नेटवर्किंग के अलावा कोई बिजनेस नहीं चलता, कोई बिजनेस नहीं है। मेरा
स्टार्टअप है, एक मैकेनिक उस्ताद था, फिर हुकुम जनाब मैंने खोला, फिर वहाँ से वो कासिब एक्वायर हो गया, एक डू सफ़र है जो ट्रांसपोर्टर्स के लिए है, जो टिकट्स बेच करता है। यहाँ पे सारा काम जितना भी हमने किया आज तक नेटवर्क के थ्रू ही हमने चलाया। मतलब इवन मैं और अली शान जो डू सफ़र का फाउंडर है और मैं उसका को फाउंडर हूँ, हम दोनों मिले ही इसलिए थे कि NIC के अंदर एक वली लोधी साहब होते थे, उनसे मेरी दोस्ती हुई, उनकी दोस्ती फरमान लोधी साहब से थी। फरमान लोधी साहब ने इन्वेस्टमेंट करी डू सफ़र के अंदर, तो उसने वलीद को बोला फरमान भाई ने कि भाई मुझे बंदा चाहिए। उसने मुझे रेकमेंड कर दिया कि यार ये बंदा को फाउंडर बनने के लिए अच्छा, आप इसको देख सकते हो। हमने मतलब मना कर दिया कि नहीं हमारा स्टार्टअप सही चल रहा है। फिर तीसरी मरतबा हमने बोला यार कोई खिड़की है, इससे काम करते हैं। तो नेटवर्किंग थी यहाँ पे, ठीक है ना। अगर मैं अपने कन्वेंशनल बिजनेस की बात करूँ जो कि प्रिंटिंग का काम है, ठीक है, जिसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रिनोन कंपनी का काम करते हैं। मेरी आप वेबसाइट खोलोगे, अर्बन हब सर्च की, एक नॉर्मल सी बेसिक सी, बिल्कुल बेसिक सी, आप बोलोगे यार ये क्या है, बिल्कुल बेसिक वेबसाइट है, कोई सोशल मीडिया पेज नहीं है, ठीक है। जितना बिजनेस है इस वक्त वो पर्सनल नेटवर्किंग पे है, जितने भी हम सब लोग मिलके काम करें, उसका दोस्त, जो मेरे साथ मेरा पार्टनर होता है, उसके फाद भाई, उसका दोस्त, मेरा दोस्त, मेरे भाई का दोस्त, उससे बात करी भाई हाँ आप मैं सिंपल लोगों से मिलता हूँ, मैंने यार तुम्हारे अब्बू कहाँ काम करते हैं, बोला भाई XYZ में काम करते हैं, मैंने उनको बोलो प्रोक्योरमेंट में बात करवा दें, हाँ ठीक है। अब क्रेडिबिलिटी क्योंकि नेटवर्किंग की वजह से अच्छी है तो वो भी बात करवा देता है। हम प्रोक्योरमेंट में बात कर बोलते हैं यार भाई हम ये बिज़नेस लेकर आए आपके पास, इतनी कॉस्ट सेविंग होगी आपकी, बोलते हैं यार डन है यार, अच्छी चीज़ है, चलो यार काम शुरू करते हैं, ठीक है। जितने भी क्लाइंट्स हैं, चाहे वो कराची में हो, लाहौर में, जहाँ जहाँ पहुँच गए, ठीक है ना, वो सब इसलिए था क्योंकि मेरी उससे दोस्ती थी, वो एक अच्छा रिनोन बंदा था, उसने माँ बात कर ली, दैट्स इट। तो नेटवर्किंग के बगैर तो कुछ भी नहीं है। अनटिल अनलेस कि आपकी स्किल सीख रहे हो तो आप घर में बैठ जाओ और आप 1 महीने तक बगैर नेटवर्किंग के वो कर लो, वो भी नेटवर्किंग चाहिए आपको, चैट रूम चाहिए, सब कुछ चाहिए। नेटवर्किंग के बगैर कोई बंदा काम कर रहा है, आई थिंक कोई भी स्टार्टअप फाउंडर आज तो नेटवर्किंग के बगैर काम नहीं कर रहा। लेकिन नेटवर्किंग का एक बड़ा मसला है जो मेरे हिसाब से सबको देखना चाहिए कि जब भी कोई इवेंट होता है, उस नेटवर्किंग इवेंट में सब उन्हीं के साथ बैठ जाते हैं जिसके साथ उनकी नेटवर्किंग हुई भी होती है। वहीं 2 मुर्गी का दौड़ा बनाए बड़े, अरे भाई उस वक्त वहाँ से निकलो, अभी तो दूसरे लोग हैं मिलने के लिए। आसिफ जाफरी को जानते हो क्या आप? ये जो ओशंस और ओशन जो कंपनी है, SMS की नाम बोल रहा हूँ उसका, आसिफ जाफरी ऐसा, उन्होंने मुझे सऊदी में जो मैं लीव में था, उन्होंने मुझे एक ही बात बोली, पाकिस्तानियों से नहीं मिलना, पाकिस्तान में मिल जाएंगे, यहाँ अरबी से मिलो बस। पाकिस्तानी सही बोल रहे हैं, पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी मिल जाएगा, अब तू सऊदी आया हुआ खर्चा करके, तो भाई तू यहाँ पे अरबी से मिल और किसी से नहीं मिल, मतलब पाकिस्तानी से क्या सबसे मिल लो। सही बात है। और मैं जो गया हूँ ना, पहली मरतबा में जो पाकिस्तान को मैंने रिप्रेजेंट किया था लीप में 2022 में, वो भी नेटवर्किंग की वजह से ही था। और मैंने उस स्कैम कॉल को बुरा भला भी बोल दिया था। मैं मेरे टीचर है खुरम नासिर, उनकी बर्थडे के लिए हम एक जगह पे थे, वहाँ मुझे संडे वाले दिन कॉल आती है कि यार आपका नाम आया है, आपको सऊदी अरब जाना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, फ़ोन रख दो, बाद में बात करेंगे। मैंने कहा संडे के दिन कौन सा सरकारी इदारा मुझे कॉल कर रहा है कि तुम्हारा नाम आया? तो मैंने बोला स्कैम है। तो असफर हुसैन साहब जो NIC कराची के उस वक्त बड़े थे, उन्होंने फ़ोन किया कि भाई वो रियल कॉल है, तुम्हें मिनिस्ट्री ऑफ IT उस वक्त अमीन उल हक साहब हमारे जो है ना वो ब्रांड एम्बेसडर बन चुके थे, जहाँ जाते थे क्योंकि वो IT मिनिस्टर थे, तो हर जगह हुकुम जना का नाम लेते थे। तो उन्होंने रिकमेंड किया है आपको भाई, और NIC की टीम ने भी आपका नाम रिकमेंड किया, तो आपको बुलाया गया, आप उनसे बात करें। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा भाईजान माजरत, क्या चाहिए आपको? उन्होंने आज इवेंट है 1 तारीख को या 3 तारीख को, और 19 तारीख को मुझे फ़ोन आता है। पासपोर्ट मैंने बनवाया था 2012 में, जब मेरे कज़न शमून अंसारी ने मुझे बोला था कि दुबई आ जाओ बस तुम ना, मेरा BBA ख़त्म हुआ था 2013 में, तो मैंने पासपोर्ट बनवाया, उसके बाद मैंने वीज़ा नहीं लगवाया। मैंने मून भाई यार मैं पाकिस्तान से नहीं जा सकता, मुझे पाकिस्तान में सही है, फैमिली वाला आदमी हूँ, मतलब आपकी फैमिली ऐसे होती है लेकिन मैं शायद फैमिली से अटैच हूँ, तो मैं नहीं निकल रहा। तो मैंने वो पासपोर्ट तो एक्सपायर हो गया उसके बाद, अब वो बोलना है कि पासपोर्ट दो। मैंने कहा बॉस पासपोर्ट तो है नहीं। तो मंडे वाले दिन पासपोर्ट बनवाने गया, ट्यूसडे वाले दिन या वेंसडे वाले दिन पासपोर्ट मिला, वो सऊदी गया, थर्सडे को मेरा वीज़ा या फ्राइडे को वीज़ा लग के आया, हफ्ते को टिकट आया, और मंडे या ट्यूसडे को मैं रियाद में खड़ा हुआ था। तो 2 दिन में पासपोर्ट कैसे आ गया? वो था ना वो जो 2 days अर्जेंट डिलीवरी वाला होता है, सही। तो वो बनता है तो वो 2 दिन में आ जाता था। सही। अब आजकल पेपर के मसले, लेकिन जब हमने बनाया था वैसे वो 2 दिन में, वो है ही 2 दिन का। बल्कि इवन जो मेरे साथ अनसब लड़का है जो आसानी का फाउंडर है, उसका तो 1 दिन बाद कॉल आई उसको, तो उसका तो और क्लोज था, तो उसने तो पासपोर्ट बनवाया और अगले दिन डायरेक्टर के ऑफिस में बैठा हुआ था, भाईजान
मैंने दुबई से मैंने रियाद जाना है, कुछ भी करके दिखा दो। तो उसने वाकई में ऐसा काम कर दिया था कि वो आगे वीज़ा लगने के लिए काबिल था। फिर मैं और अनसब अल्हम्दुलिल्लाह साथ गए थे, और वो मौका था कि जब मेरे, क्योंकि फादर की डेथ सऊदी अरब में हुई थी, तो वो हरम में ही तदफीन है उनकी, जो हरम का हदूद है शराय कब्रिस्तान। तो आई वाज लाइक कि अब सब घर वाले बोल रहे तू तो सऊदी जा रहा है, उम्र भी कर लियो। मैंने बोला हाँ यार, लीप तो होती रहेगी, हम तो उम्रा करेंगे यार। तो लीप में अपना बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत काम किया, बहुत मेहनत करी, जितनी मेहनत कर सकते थे। उसके बाद हमने बोला उम्रा। वहाँ मेरे कज़न ने मुझे रातों रात, मतलब रोज़ाना रात को पिक ड्रॉप देता था, फिर रातों रात वो रियाद से मुझे उम्रा कराने ले गया। फिर दूसरा कज़न जद्दा से आया, वो मुझे, क्योंकि वो अब्बू के साथ जब इंतकाल हुआ तो वो अब्बू की कब्र पे लेके गया, सारे काम हुए। तो ये सब कुछ क्यों हुआ? नेटवर्किंग से हुआ, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि नेटवर्क में मिनिस्टर साहब अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने हर जगह पे जाके, लिटरली मेरे पास वीडियोस है उनकी, वो जहाँ पे बात करते हैं स्टार्टअप, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के अंदर एनआईसी कराची बनाया है और बहुत सारे एनआईसी बनाए हैं, और 3 स्टार्टअप का नाम बताऊंगा आपको। वो उनकी स्पीच है, बाइकिया, सेहत कहानी और हुक्म जनाब, कि यार देखो यार, दे आर मेकिंग मिलियंस एंड बिलियन डॉलर्स। अब उनको नहीं पता हम कितने मिलियन डॉलर्स बना रहे हैं, लेकिन उनके लिए तो हम काबिल एतमाद लोग थे ना, तो वो हम चल रहे थे। तो ये सब कुछ इसलिए था क्योंकि एनआईसी में नेटवर्किंग सीखी, और वो नेटवर्किंग के अच्छे दोस्त हैं भाई। आज हम साथ क्रिकेट खेलते हैं, बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, अच्छे बुरे सब टाइप के ग्रुप बने हुए, उन्हीं एनआईसी के स्टार्टअप्स के साथ ही बने हुए। तो वो नेटवर्किंग के बगैर तो मैं बोलता हूँ भाई, आप एक अलग सी दुनिया में हो फिर, अगर आपकी नेटवर्किंग नहीं है तो। चलें ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा टैक्टिक जो आपको लगता हो कि आज के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, नए बिजनेसमैन हैं, वो उसे इग्नोर कर देते हैं कि नहीं ये कौन करे, बट वो बड़ा आपको इम्पॉर्टेंट लगता है कि इससे ना बिजनेस ग्रो करता है? यार आई थिंक वो सबको पता लग गया अब तो, पहले शायद इग्नोर कर देते थे, वो थी टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। हम सब स्केलेबिलिटी के ऊपर काम नहीं करते, हम सिंपल वेबसाइट और कॉलिंग्स और इस पे काम करते थे पहले, कि यार हम इस पे चलेंगे, शुरू करेंगे, होता है, लेकिन बगैर टेक के वो स्टार्टअप ग्रो नहीं होता। और सब दूसरी वही चीज़ कि हम फाइनेंशियल की चीज़ों पर काम नहीं करते अपनी, कि यार किसी से पैसे मांगने के जाएंगे तो पिच डेक पे काम करना पड़ेगा। वो पिच डेक हम एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन समझते हैं, जो कि नॉर्मल प्रेजेंटेशन नहीं होती। उसके अंदर आपकी ट्रैक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है ये पता होना चाहिए आपको। इवन लिटरली हमें तो नहीं पता था शुरू में ट्रैक्शन क्या है, वो आने के बाद पता लगा अच्छा ये ट्रैक्शन भी कीवर्ड है। लेकिन इंडस्ट्री में आने के बाद पता लगा कि आपको वो बज़वर्ड्स सीख लेने चाहिए जो आप इग्नोर कर देते हैं, कि भाई पिच डेक थोड़ी है, नॉर्मल बिजनेस की प्रेजेंटेशन है आपकी, आप उसको पिच डेक बोल रहे हैं। वो कोहॉर्ट एनालिसिस क्या है यार, हर क्वार्टर के ऊपर वो रिपोर्ट मांग रहा है आपसे, हर क्वार्टरली रिपोर्ट दे दो उसको, वो कोहॉर्ट एनालिसिस कह रहा है। तो ये सब चीज़ें हम शायद मिस करते हैं कि यार नहीं सीखना, इन्वेस्टर के आगे कैसे बोलना होगा। हम तो चौड़े हैं, हम तो बोल देंगे कुछ भी और वो मान भी लेगा, वो नहीं मानेगा, वो बैक ऑफ इसलिए हो जाता है। धंधा करना है, पैसा लगा रहा है तो पता तो करेगा ना क्या चल रहा है। और उसके लिए सिंपल है, आप चेयर के उस तरफ बैठ जाए। एक दफ़ा आपके पास 20 लाख रुपए पड़े हुए हैं और आप किसी को बोल लो मैं तेरे पास पैसे लगाता हूँ, तो क्या करेगा आप? अगर वो आपको ये बोल रहा है कि मैं इंशाल्लाह ताला ये कर जाऊंगा और ये ऐसा हो जाएगा, आपको रख के देंगे, तो वो फिर बोलेगा नहीं यार, हाँ मैं बोलूँ यार ये 20 लाख रुपए का, देखो यार ये 19 लाख रुपए का पेपर है और 50,000 रुपये की ये प्रिंटिंग है और ये एक परचेज ऑर्डर है, ये 60 लाख रुपए का है, तो ये 19,50,000 यहाँ पे हम इसका माल खरीदेंगे, ये हमारी 13 दिन की प्रिंटिंग है, ठीक है, ये खर्चा करते करते ये पूरी इन्वेस्टमेंट हमारी 55 लाख रुपए पहुँचेगी हमारे खर्चे की, और ये 55 लाख रुपए आज दे तो 60 लाख रुपए की ये पीओ खड़ा हुआ आपके पास। तो वो बोलेगा हाँ यार ये तो तुम अच्छी बात कर रहे हो, सही बात, ठीक है ना, ये कन्वेंशनल है कि यार समझ में आ रहा है कंपनी सारे नंबर दिख रहे हैं, सब चीज़ें दिख सब रही कुछ क्लियर है, क्लियर वेरी गुड हो गया। हमारे यहाँ क्या है, इंशाल्लाह ताला अगेन सॉरी अल्लाह ताला नाराज़ ना हो जाना मुझसे, कि यार देखें अभी कंपनी की वैल्यूएशन 10 करोड़ है, जो कि मुझे नहीं पता कैसे है। अभी आप ये देखें 100 करोड़ पे हो जाएगी, आपने जो 20 लाख लगाए वो 20 करोड़ पे हो जाएंगे और वाह ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आके वो कैसे हो जाएगा नहीं पता, मुझको भी नहीं पता, आपको पता है क्योंकि आप फाइनेंस के गुरु हो ना, आपको मेरी टीम में होना चाहिए एज अ फाइनेंस गुरु, कि आप मुझे बता सकोगे नहीं दादा ये नहीं। जैसे एक स्टार्टअप आया था, उसने बोल दिया था शार्क टैंक में ही कि आप मुझे आज 1 करोड़ दे दें, मैं आपको 1 साल में 2 करोड़ वापस कर दूंगा। तो वो हिल गए, ये क्या बोल रहा है, उसको पता है नहीं होगा, नंबर्स पे तो नहीं होगा, अब्बू के बैंक अकाउंट से निकाल के दे सकता है, नंबर्स बता रहे हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते। उनसे आगे, उनके आगे आपकी लक तो चल सकती है, लेकिन नंबर्स के आगे, उनके आगे नहीं बोला। अगर वो बोल रहे हैं ना दादा गड़बड़ कर रहे हो, तो उन 5 लोगों की बात सुनने वाली है। ऐसा इग्नोरेंस नहीं है कि अबे यार ये क्या हमें बताएंगे। हो सकता है कि आप, वो जो कैमरे वाला था एक
यूएस के स्टार्टअप शार्क टैंक के अंदर कि जिसने कैमरे बेचने आया था उसको सबने जलील कर दिया था, वो बाद में शार्क टैंक में ही आके शार्क ही बन गया था। वो एक स्मार्ट बेल आई बिलीव, हाँ शायद एग्जैक्टली था कुछ। तो वो है केस यार, लेकिन हर कोई वो नहीं बन सकता, हर कोई शाहरुख खान, हर कोई नहीं तेंदुलकर हो भी सकता ना कि वो आइडिया पिच वैसे ना हो जैसे उनको हुआ हो कि वही ना। कुछ और लेकिन लग वो अगेन ना, वो 100 में से एक शोख्तर वाला एक है। सीन है ना, तो वो कुछ कुछ होंगे, बाकी सब बोंगे ही मार रहे होंगे। सही बात। शायद हमने भी बोंगे ही मारी होंगी वहाँ जाके ना, तो वो हमने सीख लिया कि यार अब थोड़ी सी वर्किंग करते हैं, क्योंकि हमने तो अब इंटरनेशनल जाना है ना, मतलब लिटरली जो मेरा अब काम है, हम तो बंदे बाहर भेज रहे हैं। तो अब बंदे बाहर भेजने के लिए जब अरबी के सामने बैठना है तो उसको बताना है ना कि यार कैसे, क्यों पाकिस्तान में, क्यों पाकिस्तान से ही क्यों, तो वो सब काम अब इस स्टार्टअप के अंदर हम कर रहे हैं। अच्छा, सोशल मीडिया मार्केटिंग ने बिजनेस को बदला है, बिजनेस जैसे लोगों को बताया जाता था वो बदल दिया है, और लोगों को और इवन एंड क्लाइंट को अप्रोच करने का तरीका ही बदल दिया। तो आपको क्या लगता है सोशल मीडिया मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है अपना नया बिजनेस डेवलप करने में और नया बिजनेस को लोगों तक पहुंचाने में? ये सवाल प्रोडक्ट वाइज या इंडस्ट्री वाइज बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। अगेन मैंने जैसे बताया कि मेरी इंडस्ट्री में जो मैं काम कर रहा हूँ, मेरी इंडस्ट्री में जितने भी लोग रेलेवेंट नहीं है रेलिवेंट, सोशल मीडिया काम ही नहीं है, क्योंकि उसको काम देना है 20 करोड़ रुपए का, 10 करोड़ रुपए का, 50 लाख का। वो बोलेगा भाई मिलो आके, आओ बैठो बताओ, या हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, हम तुम्हारी जगह देखेंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, मैं नॉर्मली घर पे बैठे हुए अम्मी फ़ोन करती थी, बेटा कुछ पार्सल मंगवाया है, मैंने कहा जी कितने का है, 1020 का 2000, तो ये तो सही है सोशल मीडिया का, ये सबसे अच्छा है, ये प्रोडक्ट दिख रही है। लिटरली मैंने एक दफ़ा एक हेयर ऑयल मंगवाया, वो इसलिए नहीं, ज़ीरो की वॉश थी, वो मैंने इसलिए मंगवाई कि भाई अब ऐड नहीं खुदा के वास्ते माफ़ कर दे, इतने ऐड आ रहा है, ये ख़रीद ही लेता हूँ यार। तो अब मुझे नहीं पता उन्होंने कितने करोड़ रुपए लगा दिए होंगे मार्केटिंग के ऊपर, लेकिन लगाए होंगे। टीमो आया बीच में और बहुत नहीं कितने बहुत पैसा लगाते। तो आपकी प्रोडक्ट कैसी है उसके लिए डिपेंड करता है कि हाँ भाई सोशल मीडिया मार्केटिंग मगर सोशल मीडिया प्रेजेंस के बारे में ख्याल है, हो सकता है कि वो बंदा क्या कहते हैं आपका क्लाइंट ना हो, कंज्यूमर ना हो, बट वो मार्केटिंग इसलिए भी तो कभी ज़रूरी आती है कि कंपनी को बताना होता है कि भाई मैं एग्जिस्ट करती हूँ। अगेन इंडस्ट्री वाइज एग्जिस्ट करती हूँ, तो वो काम तो हुआ हुआ है कि वेबसाइट पे आके देख लो क्या हुआ हुआ है, और अगर आपको देखना है कि हाँ भाई क्या काम करते हैं आके हमारी जगह पे देख लो। लेकिन अगर आप बेच रहे हो फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर हाउस बेच रहे हो या वेबसाइट बनाने की बात करते हो ना कि मैं वेबसाइट डेवलप करता हूँ, तो सबसे पहले वो आपकी वेबसाइट पे आएगा। सबसे आप बोलोगे मैं सोशल मीडिया मैनेजर हूँ, मैं तो अक्सर लिंक्डइन पे मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं लोग कि हम आपके लिंक्डइन फॉलोअर फलां लाखों तक कर देंगे। मैंने कहा तेरे खुद के तो 940 हैं। तो बोलता है नहीं सर ये यू है वो है। मैंने कहा भाई तू वो भेज जो तेरा हो, ठीक है। तो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है, बहुत सारी एजेंसीज आती हैं, हम ये फलां। मैंने कहा भाई आपके खुद के 7,000 8,000 10,000 फॉलोअर हैं, मेरे को कैसे आप तुम जो है ना वो 10-15 लाख पे लेके जाओगे। सही बात है। नहीं आप पैसे लगाएंगे, हम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। शायद कोई लॉजिक हो इसके पीछे भाई, बट मुझे तो वही एक एजेंसी अच्छी लगी कि जिसकी व्यूज़ में देखूँ यार ये वीडियो अच्छी बनी हुई है। खुद की वीडियो पैथेटिक है, मेरी वीडियो कैसे अच्छी बनाएगा, सही बात है। नहीं बना सकता। तो हाँ प्रोडक्ट बेच रहे हो उसको देखते हुए सोशल मीडिया प्रेजेंस एग्जिस्ट करनी चाहिए। लेकिन यार वो अब इस वक्त मीना बाज़ार की तरह रिएक्ट कर रही है सोशल मीडिया मार्केटिंग। मीना हर कुछ ना कुछ बेच रहा है कि बाजी आ जाएं, बाजी आ जाएं, बाजी आ जाएं, क्या क्या ख़रीदोगे, ठीक है ना। इसलिए हमने देखा आजकल रिक्शे पे मार्केटिंग बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है। हर कोई वो एक ही बंदा है पूरे कराची में, एक ही बंदा जो ये काम कर रहा है लिटरली, जिसको कैंपेन चलानी रिक्शे की, वो मैं यहाँ करूँगा तो उसकी मार्केटिंग हो जाएगी, फिर अब उससे पैसे ले लेना, लेकिन वो बंदा ही काम कर रहा है सिर्फ। रिक्शे में तो बहुत सारे एड्स चल रहे हैं, लेकिन एजेंसी एक ही है पीछे, सही, ठीक है ना, जो नाम मैं उसका भूल गया, जिसके पीछे आप मतलब मैं इवेंचुअली मेरे से ऐसा हुआ, मुझे रिक्शे के पीछे मार्केटिंग करनी थी। मैंने गूगल पे लिखा रिक्शा मार्केटिंग, एक नंबर आ गया, मैंने कॉल करी, मेरे से बात हो गई। अब मैं जा रहा रास्ते में ना रिक्शे के पीछे लिखा रिक्शा एडवर्टाइजिंग के लिए कांटेक्ट करें। मैंने कहा यार ये कितनी बाप टेक्नोलॉजी आ गई, ये तो मुझे लाइव भी दिखा रहा है, सोशल मीडिया पे तो लगता था सुनता है, ये रिक्शे कब से सुनने लग गया भाई। तो मैंने उसको कॉल करी, वो वही था जिसकी गूगल पे टॉप रैंकिंग आ रही थी। तो मैंने ला पे यार तू हर जगह बैठा हुआ, तो बाद में जितनी भी रिनोन राइड हेलिंग कंपनी ने कराई है सब उसी से कराते हैं। जितनी भी गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसकी है, क्योंकि उसको पता है काम कैसे हो रहा है। शायद दूसरे कर रहे होंगे बहुत छोटे लेवल पे, जितनी भी मेगा ब्रांडिंग हो रही है वो कर रहा है। तो रिक्शे के पीछे आ गए हैं, बसों के ऊपर आ गई है मार्केटिंग, जो आप रेड बस देखते हैं इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट शुरू हो गई है। तो डिफरेंट अब स्ट्रैटेजी चेंज होना शुरू हो गई हैं सोशल मीडिया पे। अब मुझे लगता है फेसबुक साइड हो रहा है, इंस्टाग्राम ऊपर आ रहा है, अब टिकटॉक ने यहाँ पे बिजनेस वर्कशॉप करी थी, अब टिकटॉक बिजनेस ऊपर आएगा। तो इस तरह की चेंज स्ट्रैटेजी में चीज़ें चल रही हैं। सोशल मीडिया पे आई थिंक फेसबुक अब आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा डाउन होगा, इंस्टाग्राम थोड़ा अप होगा। तो हमने अभी लिटरली टीम के अंदर डिस्कशन ये कि हम अपने इंस्टाग्राम को अप करें
जल्दी से जल्दी, इससे पहले कि लोग फेसबुक से हम स्विच ना कर सकें इंस्टाग्राम पे और हमारे कंपैटिटर कोई आ जाए और इंस्टाग्राम पे हैवी हो, तो हम भी वो काम करना शुरू कर दिया। सही सही। अच्छा खिज़र साहब, अपने यंगर सेल्फ को कौन सी एक एडवाइस देना चाहेंगे? अगर आज आप खड़े हों और आपको मौका मिले कि आप 10 साल पीछे जाके अपने आप को एक एडवाइस दे सकें, तो वो क्या होगी? मैं जॉब पे अपने आप को हमेशा से बोलता हूँ कि मुझे जॉब स्विच कर लेनी चाहिए थी। मैंने पहली जॉब करी और वही मेरी आखिरी जॉब थी। मेरे पास ऑफ़र्स भी आई, लेकिन मैं कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकला। तो मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकलता तो मुझे शायद और कंपनीज़ में काम करने का मौका मिलता और लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता, प्रोफेशनलिज्म शायद और अच्छे तरीके से सीखने को मिलता। मैंने वो रिग्रेट करता हूँ। वो अपनी जगह पे, उसकी मोहब्बत अपनी जगह पे, 6 साल के जो हमने काम किया उससे कोई एतराज़ नहीं है, बट जॉब पे एक एलिमेंट ये था। इसके अलावा मुझे आज तक रिग्रेट कोई नहीं हुआ कि मैंने ये काम नहीं किया। मेरी एजुकेशन मैंने कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ा, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने BBA MBA भी अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। वालिद साहब का रिग्रेट कर सकते हैं कि यार वालिद साहब शायद आज हयात होते तो बड़ी खुशी होती। मेरे खालू मतलब मुझे अच्छी तरह याद है, जब अब्बू नहीं थे तो वो खालू और नाना और सब लोग पूछते थे हाँ बेटा कैसा चल रहा है सब कुछ, तो उनके जब डेथ हुई तो यार वो नहीं होता तो हम उनसे एडवाइसेस लेते रहते। अब्बू से एडवाइस जब हम करते हैं कुछ तो अब है ही नहीं कोई समझाने वाला, बड़े भाई हैं तो बड़े भाई से तो उनको तो पता ही है ना कि यार रहता तो है ना, तो वो एक एक जो कहते हैं डिस्टेंस रहता है हमेशा ना कि यार क्या पूछूं क्या ना पूछूं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सब चीज़ें रहती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी आज अचीवमेंट है उसके ऊपर तो मतलब कोई कह नहीं सकता ना कि भाइयों का सपोर्ट नहीं है, ठीक है ना, उसके बगैर तो काम ही नहीं बनता ना। यूनिवर्सिटी की फ़ीस अगर शॉप से भरी है तो भाई की सपोर्ट से भरी है ना, उसके बगैर तो नहीं हो सकती। एडमिशन अगर कराने के लिए वो ले गया था तो वही लेके चला गया था, ठीक है ना, लेकिन डिस्टेंस फिर भी रहता है, ठीक है ना, कि कहीं कुछ ना कुछ है। तो वो रिग्रेट बात जो बाप वाली बात है ना कि हाँ यार अब्बा होते ना तो वो शायद अच्छा और एडवाइस दे देते, शायद ना देते पता नहीं, लेकिन देते ज़रूर। बाप तो अच्छी एडवाइस देगा ही ना आपको, बेलॉस वाली एडवाइस देगा, तो वो एक एलिमेंट ज़रूर है। लेकिन हमारे किसी भी ख़ानदान के मेरे मामू ने, मेरे खालू ने, किसी ने भी ये नहीं छोड़ा कि नहीं यार इसको फेल ना। अरे यार मेरे तो कज़न, मैं तो नॉर्मली क्या होता था, वो सुनेगा तो वो बोलेगा कि मैं कहीं पे भी मुझे बुलाया ना, मैं ऐसी झल्ला बन के पहुँच जाता था। बोलता है यार तुझे लोग बुलाते हैं, तू एक कम से कम ब्लेज़र ही ख़रीद ले। मैंने यार मुझे क्या करना है, मतलब बुलाते बस सही है। उसकी वजह से फिर मैंने अपनी जो ग्रूमिंग करी कि यार चल भाई थोड़ा सा कोट शोट पहन लिया करेंगे जाके भाई, ठीक है ना। तो वो मैंने वो चुनी, तो वो हर बंदे ने अपना कोई ना कोई पार्ट प्ले किया है, चाहे वो मेरे टीचर खुद नासिर हो, मतलब कितने नाम लेंगे यार आप, ठीक है ना, अम्मी बेगम ससुर सबसे कुछ ना कुछ सीखते हैं कि यार ठीक है यार इनके देखो ना कितने डिसिप्लिन इंसान सिखाने वाले बंदे तो हर कोई है। अब मेरे ससुर में से क्या सीखता हूँ कि यार खामोश आदमी है लेकिन समझता सब कुछ है, बोलता नहीं है कि मुझे, हमारे यहाँ क्या हम जाते साथी मुझे इतना ये भी आता है, मुझे तो गाड़ी का ये भी पता है, मुझे तो ये भी पता है। जिस महफिल में जाएंगे अपनी बकबक शुरू कर देंगे, ठीक है ना, वो अबे ये आ गया महफिल में, जान तो लगाते थे लेकिन बकबक कोई बुरा मान जाता होगा, अबे क्या ये बोलता ही रहता है यार, जैसे अब पिछले बोले जा रहा है वो नहीं बोलता, लेकिन आप उसको नहीं समझ सकते कि नहीं यार एक्सपीरियंस पूरा है कि घर बनाने में क्या होना है उसको पता है भाई, हमारे गाड़ी में क्या है उनको पता है, टेक्नोलॉजी क्या है उनको पता है, इदारे कैसे काम करते हैं उनको पता है, बस बताने का शौक नहीं है, बस वो अपने अंदर ही एक्सपर्टीज है। कहीं कोई लड़ाई वड़ाई हो जाएगी तो वो बंदे भी ले आएंगे, वो टेंशन नहीं है लेकिन बताते नहीं है कि मैं कितनी पावरफुल आदमी हूँ, सही बात, ठीक है ना। तो वो जो है ना वो हर जगह पे कोई ना कोई है। रिग्रेट्स छोटे मोटे से ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बड़ा रिग्रेट नहीं है कि यार ये काम मैंने नहीं किया। आज मुझे रिग्रेट, अगर मैं इस वक्त बोलूँ कि अगर मैं आज खिज़र अहमद सिद्दीकी होता तो मैं ये सब कुछ नहीं कर रहा होता जो आज के बच्चे कर रहे हैं, शायद मुझे कोई जैसे कि मैं ग्रेजुएशन नहीं करता, ठीक है ना, मैं पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ शॉर्ट कोर्सेज करता और मैं AI पे काम कर रहा होता, मैं वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहा होता, मैं प्रोग्रामिंग कर रहा होता, मैं कोडिंग कर रहा होता, मैं सिर्फ टेक के अंदर भरा पड़ा हुआ होता, ये डीप सीक, चैट GPT, वो बाइनेंस और ब्लॉकचेन, और मुझे इन सब में ही होता। मैं कोई BBA CBA MBA MBA नहीं करता, क्योंकि मुझे तो ये पता है कि यार अगले आने वाले दिन में इसका कोई वैल्यू दिख नहीं रही है। तो मैं जितनी स्किल्स वाले काम कर सकता था वो करता, और मार्केट रिसर्च की बात करी मैं उसका कोर्स कर लेता, ठीक है ना, चाइनीज़ लैंग्वेजेस सीखता। लेकिन क्योंकि मुझे लगता है कि अब वो दौर नहीं है कि बंदा बैंक में जाके कैशियर की जॉब उसकी लगने वाली होगी, अगले शायद दिनों में ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना, उसकी कोई बैंक अकाउंट खोलने वाली जॉब नहीं होगी, कोई बैंक ब्रांच मैनेजर नहीं होगा और नहीं होगा, ठीक है ना। अब ATM और हमने देखा है कुछ बैंक्स की मशीन आ गई है, कैश डिपॉजिट मशीन भी आ गई और ATM मशीन भी आ गई। उसका मतलब है दादा प्लान हो गया अगले 10 साल का, ये मशीन बैंक्स ख़त्म हो जाएंगे। और जाहिर सी बात है अभी बैंक्स क्यों हैं, अब मेरा अंदर सर्विस इंडस्ट्री है ना, बैंक्स क्यों हैं, क्योंकि
अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो खिड़की पे जाके बिल जमा कराते हैं। उन लोगों के से बैंक खड़ा हुआ है अभी भी ना, क्योंकि उनको बैंक में जाके चेकबुक साइन ब्रांच करनी है, करनी है। ब्रांच बैंकिंग करनी। हम और आप जब बड़े होंगे तो सोचो हमारे बच्चे तो बिल्कुल बाहर है ना अब इस जो चीज़ अल्फा से। जनरेशन आएगी तो जो हम, हाँ, वो अल्फा जनरेशन तो इस बैंक ब्रांच से बाहर होगी, तो वो तो बोले कि दादा एटीएम कैश कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता, वो तो बस NFC कुछ टाइप ब्लॉक मोबाइल जुड़ाएगी और लगी ये ले पेमेंट हो गई, सही बात। तो फिर फारिग हो जाएगा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें चेंज होंगी। मैं वो कर रहा होता, सही मैं सब कुछ नहीं कर रहा होता। अच्छा, कोई ऐसी बुक, पॉडकास्ट या कोई ऐसा मेंटर जिसको आप सोचते हो कि अगर ये मेरी ज़िंदगी में नहीं आता तो शायद मैं यहाँ ना होता? एक उमैर जालिया वाला जो मैंने अभी बताया, वो नहीं होता। इसके अलावा मैं मुनीब मायर को बहुत सुनता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो मुझे बताता है कि कहीं पे भी कुछ भी पहन के पहुँच जाओ। मैंने देखा है, वो बोलता है मैं टी-शर्ट में हूँ ना अगर, तो मैं ब्रांड हूँ, मैं मुनीब मायर हूँ, ठीक है ना। मेरे एक मैसेज पे मुनीब भाई मुझे रिप्लाई भी कर देते हैं, ठीक है ना। तो मैं बोलता हूँ यार मुनीब भाई बनना है कि यार, वो नहीं बोलता कि यार सूट में जाना है, बोलता है यार तुमने अगर स्किल ले लिया ना और तुम अगर कुछ बन गए हो तो ख़त्म हो गई बात कि अब तुमने। इवन मैंने खुर्रम शहजाद भाई को देखता हूँ, ड्रेसिंग का अच्छा ख्याल रखते हैं, अगर ड्रेसिंग से कुछ नहीं होता भाई। अगर आपके पास बातचीत अच्छी है तो आप अगर अच्छे स्मार्ट लग रहे हो, दैट्स इनफ, ठीक है ना। तो वो मैं मुनीब मायर को बहुत सुनता हूँ। पॉडकास्ट तो मैं खैर वैसे भी तकरीबन हर किसी को सुनता हूँ, स्टैंड अप कॉमेडी भी सुनता हूँ, तो मैं रफ्तार भी सुनता हूँ, तो मैं मुनीब मायर और मीना तारिक को भी, और ये जितने भी ये TBH के लोग आते हैं, मैं सबको कोशिश करता हूँ। क्यों सुनता हूँ? उससे एक एजुकेशन मिलती है, ठीक है ना। तो मुझे ये भी अभी पता लगा कि चांद के ऊपर नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप भेजा हुआ है, जो चांद के पीछे लगा हुआ है, जो नासा के लिए 500 सितारों के लिए काम कर रहा है, और वो बड़ा मामला चल रहा है। तो वो एक नॉलेज है। तो वो नॉलेज गेन करने के लिए जिस तरह की पॉडकास्ट मुझे मिलती है, मैं उसको कोशिश करता हूँ कि उसको सुन लूँ, बात कर लूँ उससे। और बस यही कुछ लोग हैं जिनको, बाकी तो ऑल गुड है। अच्छा, अगर आपको आज बोला जाए कि जो भी है सब खत्म समझे, सही है, और आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना, बिल्कुल ज़ीरो से, तो कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आप स्टार्ट करेंगे? यार तुमने इम्तिहान ले लिया छोटा सा। मैं शायद, मैं क्या करता, मैं यार पता नहीं क्या करता मैं ट्रेडिंग करता। AI का तस्करा किया कि भाई मुझे AI फ्यूचर लगता है, आप AI एजेंट बनाते, जनरल नहीं, मुझे बेसिकली पता ही नहीं है ना अभी AI के अंदर। सिर्फ इतना ही पता है ChatGPT कुछ है, मैंने अभी बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है उसके बारे में ना। मतलब मैं अपनी ऐप के अंदर बॉट्स चलवा रहा हूँ, जो AI है, सब कुछ है, मशीन लर्निंग भी उसके अंदर हो रही है, सब कुछ हो रही है, बट मेरी हैंड्स ऑन एक्सपर्टीज़ अभी उसके अंदर है नहीं। तो मैं शायद नहीं कहूँगा कि हाँ यार मैं स्क्रैच, अगर मैं ये बात करूँगी कि यार मैं स्क्रैच से स्टार्ट क्या करूँ आज की टेक्नोलॉजी की अगर, तो डेफिनेटली वो तो फिर कोई ना कोई AI प्रोडक्ट ही होगी कि यार ठीक है यार, शायद मैं जो है ना वो ये बोलूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब मेरे दिमाग में प्रोडक्ट आती है कि आपको HR के बंदे हो, आपको इंटरव्यूज़ कलेक्ट करने हैं फॉर एग्जांपल, या सऊदी कंपनी है, बाहर की कंपनी है, हम जो कासिम में कर रहे हैं, उसके लिए प्रोडक्ट बनाते हैं कि यार क्या करें भाई, आपको 100 बंदे चाहिए, मेरे पास 2000 इंटरव्यूज़ रिकॉर्डेड हैं, ठीक है ना। 10 सवाल है मेरी प्रोडक्ट के अंदर तैयार पड़ा हुआ है, और उसमें 10 सवाल के जवाब वीडियो रिकॉर्डेड हुए हैं 2000 बंदों के। इनमें से आओ, फिल्टर लगाओ, अपनी मर्जी के निकालो, AI के डालो, उसमें कुछ ना कुछ फंकारी कुछ करो, और अपनी मर्जी के 10 बाहर निकाल के घर चले जाओ। तो अब आपको ये बेचना आसान है। मैंने क्या करना है, मैंने वो 2000 को 2 लाख इंटरव्यू से कन्वर्ट करना है, और उनसे पैसे किस तरह कमाने वो सोचना है, और जाके दुनिया भर में बेचना है कि भाई माल तैयार है वीडियो वाला, ठीक है ना। उसका अपग्रेड वर्जन भी हो सकता है कि बाद में वो 6 महीने बाद दोबारा आके इंटरव्यू देते, कुछ चेंज करवा दे, सब कुछ कर दे, लेकिन इस तरह की प्रोडक्ट पे काम करते रहता कि यार किस तरीके से नई नई चीज़ों पे आप काम करते रहें, और मैं चीज़ें चेंज करता रहता। और या स्क्रैच से स्टार्ट करने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए होते भाई, ठीक है ना, बहुत पैसा कहीं ना कहीं से लेकर आना पड़ता, और फिर मैं कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करता। क्योंकि शायद आजकल का नया बिजनेस का बहुत ज़्यादा कैश बर्न मांगता है ना, अगर कोई 3 वर्ड्स आपको दिए जाए अपने आप को डिफाइन करने के लिए, कौन से होंगे वो 3 वर्ड्स? यार क्या ये क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है मज़ेदार सा। मैं सबसे पहले 3 वर्ड्स में अपने आप को कहूँगा कि मैं एक अच्छा फैमिली मेम्बर हूँ, ठीक है ना। मुझे फैमिली के साथ रहना अच्छा लगता है, चाहे वो अम्मी का बेटा बन के रहूँ, या बच्चों का बाप बन के रहूँ, या दामाद बन के रहूँ, या फिर बेगम का शौहर बन के रहूँ ना, वो बोलेगी सबसे आखिर में मेरा बोला आपने, ठीक है ना। तो वो मुझे एक अच्छा फैमिली बंदा हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, एक बिज़नेस माइंडसेट जो है ना मेरे पास बहुत अच्छा है कि मैं हर वक्त मेरे दिमाग में यही घूमता रहता है कि चाहे वो कासिब हो, चाहे वो हुक्म जनाब हो, चाहे वो डूसफ़र हो, चाहे वो अर्बन अफसर हो, कि मैंने इसको कैसे ग्रो करना है, मैंने कैसे इसके लिए ये बात करनी है, और उससे बात करते हैं मेरे दिमाग में बिज़नेस को लेकर चलता रहता है, बिज़नेस डेवलपमेंट किया। तो मैं एक अच्छा बिज़नेस माइंडसेट रखता हूँ
शायद मेरी और ट्रेनिंग हो और मैं और लोगों के साथ उठूँ बैठूँ अच्छे, तो मैं और अच्छा बिजनेस कर सकूँ, थोड़े बड़े लेवल का बिजनेस कर सकूँ। और देन आई एम अ गुड मेंटोर, ठीक है ना। मैं लोगों से, मैं मेंटोर का मतलब है कि वो फैमिली मैटर्स में भी समझाना चाहता हूँ, तो इन जनरल लाइफ के अंदर, हाँ जनरल लाइफ में भी बताऊँगा और बिजनेस में भी अच्छा समझा सकता हूँ। पूरे जितना दिन में मेंटरशिप करते रहते हैं, इससे ही मिलता है। बहुत करता हूँ यार, मुझे तो मतलब अभी मैं जब आ रहा था रास्ते में तो एक बच्चा मुझसे यही सब फ़ोन कर रहा था, मेरा स्टूडेंट था, कि सर मेरी पुरानी कंपनी मेरा एक्सपीरियंस लेटर खा गई है और मेरी जॉब भी खा गई है और मेरे पैसे भी खा गई है, 6 महीने काम किया था ये वो। तो मैंने उससे तो ये बोला कि मैं गाली दे सकता हूँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगे। तो उसने बोला नहीं, तो मैं गाली तो नहीं दे सकता यहाँ पे, लेकिन मैंने उसको बोला कि उनको उनकी लिंक्डइन में जाओ और बैंड बजा दो, भाड़ में गया तुम्हारा एक्सपीरियंस लेटर, तुम्हें कहीं और मिल जाएगा एक्सपीरियंस लेटर। 6 महीने का एक्सपीरियंस लेटर क्या करोगे यार, लेकिन तुम उसकी आवाज़ उठा के ना साइड हो जाओ। बोला सर फिर वहाँ पे कमेंट्स आएंगे, मेरे चाचू ने बोला है कि तुम्हारा कैरियर तब हो सकता है। मैंने कहा लिंक्डइन में पोस्ट करो और 20 दिन तक लिंक्डइन दोबारा नहीं खुलना, चाहे वहाँ पे आग लग जाए, ठीक है ना। यूट्यूबर व्लॉगर बन जाओ, खानदान वालों को कुछ भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता तुमको, किसी को जाके जवाब देने की जरूरत नहीं है कि मैं तो ये बोल रहा था, मैं तो, वो आग लग जाए ना अगर, तो मज़ेदार सीन हो जाएगा। सर्टिफिकेट मैं तुमको दिलवा दूंगा, तुम्हें एक्सपीरियंस लेटर चाहिए ना, वो तुम मेरे पास आ जाना, हम 2-4 कुछ महीने का काम, 2-4 हफ्ते काम करेंगे, सर्टिफिकेट दिलवा देंगे। हाँ भाई तुम्हारा तो टैलेंट होगा, मैं दिलवा दूंगा, बाहर में क्या सर्टिफिकेट। सही तो लेकिन उसको पता होना, फिर वो कुछ भी करता रहा है अब तुम्हारे साथ ना, बोलो भाई दे दो लेटर, मैं लिंक्डइन से पोस्ट हटा दूंगा फिर उसके बाद कि भाई तुमने क्या किया है मेरे साथ, क्या नहीं किया। फिर मैंने और भी मशवरे दिए, सूट केस कर दो, वो कर दो, तो वो थोड़ा हैवी रहता है उसके लिए, लेकिन मैंने उसको समझा बुझा के फ़ोन रख दिया। लेकिन कुछ लोग मुझे बुरे लगते हैं इस मेंटोरशिप के में, कि मेरे पास आते हैं, सीखते हैं, लेकिन फिर वो वापस दूसरी चीज़ लेकर आ जाते हैं, फिर वो वापस तीसरी चीज़ लेकर आ जाते हैं। तो मैं बोलता हूँ, मैं भी अगर मैं किसी के पास जाता हूँ, मैं उससे कुछ सीखता हूँ ना, तो मैं उससे बोलता हूँ भाई जो तुमने सिखाया था ना, मैंने वो कर लिया, अब उसमें आगे बता दे यार कुछ। इवन मैं अगेन मुनीब भाई की बात करूंगा, तो मुनीब मायर बोलता है भाई अगर मेरी मेंटरशिप चाहिए आपसे ना, आपको, तो भाई मुझे लिंक्डइन में मैसेज कर दो कि ये मसला है, मुझे आपके 15 मिनट चाहिए, मैं आपको टाइम दे दूंगा। लेकिन अगर आगे ये बोलोगे कि यार ये बताओ कि ये मार्केट अच्छी है नहीं है, ये ऐप कैसे बनेगी, ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, तो भाई इतना नहीं कर सकते तो फिर तुम कुछ भी ना करो, ठीक है ना। बेकार हो, एक पेज का एक्सेल शीट नहीं बना सकते तुम अगर, तो तुम फिर बिजनेस ना करो खुदा के वास्ते। कहीं फंस गए हो भाई, बंदा हाजिर है, ठीक है ना। तो मैं भी ये बोलता हूँ भाई अगर कहीं फंस गए हो, अगर तुम आ गए हो, ये बताएं सर, मंजिल पता तो रास्ता दिखा सकता है। हाँ तो आपको, अगर आपको कुछ पता ही नहीं है मंजिल तो फिर- पूछना होगे तो क्या तो फिर करेंगे? टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, मेरा भी और अपना भी। हर बार मिलोगे तो हर बार एक नया ख्वाब दिखाओगे। लोग मिलते हैं मुझे, हर बार एक नई बात करते हैं, मैं उनको हर बार गाइड तो कर दूं, लेकिन भाई फिर फ़ायदा नहीं है ना कि आप मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो और अपने साथ भी ज्यादती कर रहे हो। बिजनेस एक्यूमेंट जो है वो अच्छा है, मेंटोर ट्रेनर में अच्छा हूँ और एक फैमिली वाला बंदा हूँ। फैमिली के बगैर मैं नहीं रह सकता, मेरा एक शायद एलिमेंट है, मुश्किल है शायद सबका ऐसी होता होगा, लेकिन मैं जब देखता हूँ मेरे दोस्त कज़न्स सब बाहर रहते हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। मैंने कहा भाई बहुत मुश्किल काम है यार, हम तो 6-7 दिन के लिए जाते हैं, हमारी हालत टाइट हो जाती है। शायद उनको आदत हो गई होगी, लेकिन अगेन मैं बोलता हूँ यार पता नहीं कैसे रह लेते हो यार, शायद मेरे ऊपर गुजरे तो पता लगे कैसे रह लेते होंगे। सबके लिए मुख्तलिफ होता है। हाँ एग्जैक्टली। तो कोई खुश होंगे, कोई नाराज़ होंगे, कोई अपनी लाइफ को स्ट्रगल कर रहे होंगे, दोस्त भी हैं बहुत सारे, तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे। और कुछ लोग बहुत खुश भी हैं, तो वो भी सही है, अच्छी बात है, पार्टी करें यार, मस्त है लाइफ। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑडियंस को भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और मुझे तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपके सामने बैठ के जो बात कर रहा था, मैं यूँ डर रहा था आपसे बात करते हुए, क्योंकि जितने लोग मुझसे इंटरव्यू करते हैं ना, वो ज़्यादातर उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, वो सिर्फ एक इंटरव्यू के माते कुछ बच्चे होते हैं या कुछ नया। मुझे पता था कि आपको बहुत कुछ पता है, तो अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ ना तो सामने से एक अच्छा बैकफायर आएगा, नहीं यार ये वाला सवाल वो सवाल, तो बड़ा मज़ा आया मुझे। और उम्मीद करता हूँ कि ये पॉडकास्ट अच्छी चले और लोगों को कुछ सीखने को मिल जाए। उसके बाद हमें कुछ लोग कांटेक्ट करें और हमें बताएं कि भाई ये हम मिल के साथ कर सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा साथ है, या ट्रेनिंग कर सकते हैं, कुछ भी है, अपॉर्चुनिटीज़ खुलें। हाँ अपॉर्चुनिटीज़ खुलें, ट्रेनिंग की भी और बिजनेस की भी। तो दैट्स अ गुड पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट, हम इसीलिए बैठे हैं बिल्कुल ऐसी है। तो हाँ, मुझे हमारा तो मेन बहुत मकसद ये है कि हम लोगों को इंस्पायर करें, लोग भी आपकी जर्नी इंस्पायर हों और इंशाल्लाह अपना कोई स्टार्टअप शुरू करें और कामयाब हों। इंशाल्लाह चलें, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में डन। इंशाल्लाह।